पिछले क्लास में हम लोगों की ये बात हुई थी कि आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ना कैसे है, उसका एकेडमिक्स किस तरीके से कवर किया जाता है, उसके ऊपर बात करेंगे। यानी कि स्ट्रैटेजी वगैरह के ऊपर कोई चर्चा नहीं चलेगी। प्योर फॉर्मेट ऑफ हिस्ट्री, और उसमें भी यह ध्यान रखते हुए कि हम क्वेश्चन के पैटर्न को समझेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या करें कि हम हिस्ट्री में यदि आंसर लिखते हैं तो उसमें हमारे नंबर में भी कुछ अप टू द मार्क वृद्धि हो सके। तो इसके लिए देखो, तो सबसे पहला पॉइंट है कि हिस्ट्री को समझे बिना यदि हम हिस्ट्री लिखेंगे तो नंबर नहीं आएगा, या पढ़ेंगे तो भी इतिहास हमको कभी समझ में नहीं आएगा। जिस एक जगह पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है वो ये कि इतिहास कोई विषय नहीं है, विषय नहीं, एक विधा है। ये प्योर टेक्निकल बात है लेकिन जरूरी बात है। यदि आप इसे समझेंगे तो इतिहास को समझने में आपको सहूलियत हो जाएगी, और इसे नहीं समझेंगे तो आप साल भर पढ़ के भी इतिहास में कंफ्यूज ही रहेंगे। तो इतिहास एक विषय नहीं है, एक विधा है। विधा अंग्रेजी में बोलते हैं डिसिप्लिन ऑफ स्टडीज। डिसिप्लिन ऑफ स्टडीज में क्या होता है, तो आप किसी एक देश का, किसी एक काल का जीवन, दशा और दिशा पढ़ते हैं। किसी भी एक देश और एक काल में जो जीवन की दशा होती है, जो उसकी दिशा होती है, हम उसी का अध्ययन करते हैं। और जब हम दशा की बात करना शुरू करें तो किसी भी देश की जीवन की दशा में कौन कौन सी बातें शामिल होंगी। सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए ना कि जीवन की दशा यदि पढ़ते हो तो उसमें कौन कौन सी बातें पढ़ते हो। तो सीधी सीधी बात है कि उसका इकोनॉमिक जीवन, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इन्हीं चीजों को पढ़ते हो ना। तुम किसी भी देश की जीवन दशा पढ़ना चाहते हो तो इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटी, गवर्नेंस, इन्हीं को पढ़ोगे। और जब इनको पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहली जरूरत क्या होती है, तुम्हें हिस्ट्री का फैक्ट पढ़ना चाहिए, इतिहास की विचारधारा पढ़ना चाहिए, तो उत्तर है फैक्ट और विचारधारा से इतिहास को पढ़ने की शुरुआत नहीं करना चाहिए। इतिहास पढ़ने की पहली कसौटी यह होती है कि जब तुम पढ़ना चाहते हो इकोनॉमी तो तुमको यह समझ में आना चाहिए कि इकोनॉमी में क्या पढ़ा जाता है। पहले तुम ये तो जानो कि किसी भी देश के अंदर किसी भी काल की
जीवन दशा में यदि हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो इकोनॉमी में क्या पढ़ा जाता है? अब मान लो कि इकोनॉमी में पढ़ना है तो तुम पढ़ते हो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, ये सब चीजें तो जरूरी है ना, इसके बिना इकोनॉमी तुम पढ़ पाओगे क्या? यदि थोड़ा टेक्निकल हो जाओगे तो पढ़ते हो प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। हम उस तकनीकी की ओर आपको नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि वो हमारे पीछे के पाठ्यक्रमों के पढ़ने का डिजाइन नहीं होता है। हम जिस डिजाइन के तहत अपने सिलेबस को गढ़ा हुआ देखते हैं वह है कृषि, उद्योग और व्यापार। वैसे तो कोई भी आदमी समझ सकता है कि कृषि प्राथमिक सेक्टर है, उद्योग द्वितीय सेक्टर है और व्यापार तृतीय सेक्टर है। तो आप ये देखोगे कि एग्रीकल्चर तुम यदि पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें कहां से शुरू करना चाहिए? पाषाण काल की खेती से, कि सिंधु घाटी सभ्यता की खेती से, कि वैदिक काल की खेती से, कि छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की खेती, कि मौर्य काल की, कि मौर्यों के बाद के काल की, संगम काल की, कुषाण काल की, सातवाहन काल की, कि गुप्त काल की, कि गुप्तों के बाद के काल की, पूर्व मध्य काल की, चोल काल की, कि सल्तनत काल की, कि मुगल काल की, कि विजयनगर के काल की, या कि ब्रिटिश काल की, या कि ब्रिटिश शासन के बाद हिंदुस्तान जब आजाद होता है तो आजादी के ठीक बाद जो भारत जवाहरलाल नेहरू के सरकार के अधीन आया है उसके काल की। तो ये सब तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। पहले ये पढ़ो कि एग्रीकल्चर में क्या पढ़ा जाता है, और तुम देखोगे कि इतिहास के विद्यार्थियों की सबसे पहली और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि वो ये नहीं पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या पढ़ा जाता है, वो सभी कालों का इतिहास पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक विषय पढ़ रहे हैं, जबकि इतिहास एक विषय है ही नहीं, वो एक डिसिप्लिन है। एक खास तरीके से कुछ विषयों को पढ़ा जाता है इसमें। तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए किन विषयों को पढ़ा जाता है। तुम सोचते हो कि पढ़ा जाता है मौर्य काल को, मौर्य काल के बहाने पढ़ा जाता है एग्रीकल्चर को, गुप्त काल के बहाने पढ़ा जाता है एग्रीकल्चर को, चोल काल के बहाने पढ़ा जाता है एग्रीकल्चर को, मुगल काल के, सल्तनत काल के, ब्रिटिश काल के बहाने पढ़ा जाता है एग्रीकल्चर को, और तुम्हारे दिमाग में एग्रीकल्चर की समझ ही नहीं है और तुम सभी कालों का फैक्ट रट रहे हो। तो इसीलिए सबसे पहले तुम्हें इस पर फोकस करना चाहिए कि एग्रीकल्चर में क्या पढ़ा जाता है, या इंडस्ट्री में क्या पढ़ा जाता है, या ट्रेड में क्या पढ़ा जाता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो आप बताइए इनमें से किसी एक का यदि मैं एक्सप्लेनेशन कर दूं तो अच्छा रहेगा कि नहीं? आप बताओ किसका एक्सप्लेनेशन कर दूं, एग्रीकल्चर का, कि ट्रेड का, कि इंडस्ट्री का? सबसे विस्तार में जो आपके सिलेबस को कवर करता है वह है ट्रेड। तो बेहतर है कि मैं ट्रेड को थोड़ा एनालाइज कर दूं कि जब तुम पढ़ोगे सिंधु घाटी सभ्यता का ट्रेड, सिंधु घाटी सभ्यता के पहले किसी काल का ट्रेड पढ़ना सिलेबस में नहीं है। मतलब उसके पहले के इतिहास को पढ़ने के दौर में इतनी ज्यादा जानकारी ही नहीं है हमारे पास, इतना सोर्स ही नहीं है, जीवन अभी इतना उन्नत ही नहीं है कि हम ट्रेड वेद पढ़ेंगे। हम तो उसके पहले पाषाण काल में यही पढ़ते रहते हैं कि इंसान खाने पीने की व्यवस्था कैसे करता था। तो पहले शिकार करता था, बाद में खेती करने लगा और पशुपालन करने लगा। तो ऐसी स्थिति में हम ट्रेड और इंडस्ट्री क्या पढ़ेंगे? लेकिन जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन काल में जाते हैं तो हम ट्रेड पढ़ने लगते हैं। जब हम 6th सेंचुरी बीसी में आते हैं, या मौर्य काल में आते हैं, या मौर्यों के बाद के काल में जाते हैं, गुप्त काल में जाते हैं, तो हम ट्रेड पढ़ने लगते हैं। हम इंटरनेशनल ट्रेड भी पढ़ते हैं। तो हम
ट्रेड के ऊपर ही समझने की कोशिश करते हैं कि इफ यू वांट टू स्टडी ट्रेड देन व्हाट आर द पॉइंट्स यू शुड कवर एंड देन यू स्टार्ट रीडिंग मौर्य पीरियड और द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड। समझ गए? पहले यह समझते हैं कि ट्रेड में क्या पढ़ा जाता है। तो व्यापार का मतलब लेन देन, लेन देन, यही ना? व्यापार का मतलब क्या होता है? लेन देन, जिसके पीछे कुछ कंसिडरेशन होता है कि हम यदि कुछ आपको देंगे तो उसके बदले में कुछ लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप हमारे से मांगने आए हैं तो हमने आपको सहायता बस कुछ दे दिया, सहायता बस कुछ दे दिया तो व्यापार नहीं करते। व्यापार में हमेशा लेन और देन का कंसिडरेशन होता है। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि व्यापार का दायरा कितना दूर तक फैला हुआ था। जब भी व्यापार पर हो तो सबसे पहले यह देखो कि व्यापार का दायरा, दायरा में क्या तुम देखोगे? व्यापार दो व्यक्तियों में होता है ना। दो व्यक्तियों में जब व्यापार होता है तो व्यापार सिर्फ दो व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगा ना। ये देखा जाएगा कि गांव और शहर के बीच में व्यापारिक संपर्क है कि नहीं। ये देखा जाएगा कि एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र के बीच में व्यापारिक संपर्क है कि नहीं। एक देश और दूसरे देश के बीच में व्यापारिक संपर्क है कि नहीं। इसको ध्यान में रखोगे तब तुमको व्यापार का दायरा समझ में आएगा। समझ गए? तो व्यापार का दायरा गांव और शहर, उसके बाद एक्स क्षेत्र और वाई क्षेत्र। जैसे तुम पढ़ते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेड को जब पढ़ोगे तो तुमको यह पता चलेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो जम्मू का इलाका है, जो उसका नॉर्दर्न पोस्ट है, वहां से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्र में दाइमाबाद का जो इलाका है, व्यापार होता है। तो क्या पता चला? एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से व्यापार होता था। यदि आप चले जाओ बलूचिस्तान में, वहां मिलेगा आपको सोतकांगे डोर। वहां से जुड़े हुए लोग दूसरे क्षेत्रों से व्यापार करते नजर आएंगे। बलूचिस्तान वाले व्यापार करेंगे सिंध वाले से, या पंजाब वाले से, या राजस्थान वाले से, गुजरात वाले से। तो ये सब क्या हुआ? एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से होने वाला ट्रेड। समझ गए? इंटर रीजनल ट्रेड, एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से होने वाला ट्रेड। अंतर क्षेत्रीय ट्रेड। समझ गए आप? उसके बाद फिर देखोगे कि अंतरराष्ट्रीय ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय ट्रेड। व्यापार के दायरे में इसे भी देखना चाहिए। यदि किसी युग में अंतरराष्ट्रीय ट्रेड है तो इसे जरूर देखना चाहिए और इस पे फोकस करना चाहिए। समझ गए आप? जैसे तुम पढ़ते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो तुमको यह पता चलता है कि इन लोगों का मेसोपोटामिया से व्यापारिक संपर्क था, इंटरनेशनल ट्रेड हुआ। तुम पढ़ते हो इनका फारस के साथ में इंटरनेशनल ट्रेड था, या ओमान के साथ में इंटरनेशनल ट्रेड था। तो इस तरीके से व्यापार का दायरा समझ में आ रहा है। और यदि तुम उसके बाद के काल में जाके देखोगे तो तुम पढ़ोगे मौर्य काल। मौर्य काल जब पढ़ोगे तो तुमको बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं मिलेगी कि दुनिया के कितने देशों से इनका व्यापार होता था। दुनिया के कितने देशों से व्यापार होता था इसकी बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि कई दफा इतिहास लिखने वालों का हाथ बंद जाता है कभी कभी, क्योंकि उसके पास में इतिहास लिखने के लिए सोर्स नहीं है। जब सोर्स नहीं होता है तो क्या करता है इतिहास का?
वो जितना उपलब्ध सोर्स है उसको निचोड़ने की कोशिश करता है, उसको एनालाइज करने की कोशिश करता है और कोई स्टोरी बनाने की कोशिश करता है। और जब स्टोरी बनाता है तो अपनी कहानी के साथ में शायद लगा देता है कि शायद ऐसा रहा होगा। डायरेक्ट फैक्ट मिल जाएगा तो शायद नहीं लगाएगा, और डायरेक्ट फैक्ट नहीं मिलेगा तो शायद लगा के अपनी बात कह देगा। समझ रहे इस बात को? तो देखने लायक बात यह है कि जब तुम मौर्य काल के ट्रेड के बारे में बात करोगे तो मौर्य काल के ट्रेड के ऊपर लिखने के लिए बहुत डायरेक्ट जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ये जानकारी मिलती है पर्टिकुलरली इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। लेकिन ये जानकारी मिलती है कि मौर्य काल के राजाओं का दुनिया के दूसरे देशों के साथ में बड़े पैमाने पर संपर्क विकसित हुआ था। बड़े पैमाने पर संपर्क विकसित हुआ था, इतना ज्यादा बड़े पैमाने पर विकसित हुआ था जितना कि इसके पहले कभी नहीं हुआ था। मौर्य काल का राजा अशोक है, उसका श्रीलंका के साथ में बहुत अच्छा संबंध है। उसके समय में सेंट्रल एशिया के देशों के साथ में बहुत अच्छा संबंध है, वेस्टर्न एशिया के देशों के साथ में अच्छा संबंध है, यूरोप के देश के राजाओं के साथ में संबंध है, अफ्रीका के साथ में संबंध है। यानी कि दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इन सब के साथ में अच्छे संबंध हैं। जब इन सब के साथ में अच्छे संबंध हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? इन सब के साथ में अच्छे ताल्लुकात हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हो सकता है कि उनके साथ ट्रेड भी होता होगा। नॉर्मल इमेजिनेशन करके तुम देखो, सामान्य बुद्धि लगाकर तुम देखो, तो तुमको क्या लगता है कि इतना बड़ा क्षेत्र आपको यदि संपर्क में मिल जाएगा तो क्या सिर्फ और सिर्फ सांस्कृतिक कार्य होगा या क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कार्य होगा? राजनीति भी एक दूसरे से मिलती यदि है तो क्यों मिलती है? नहीं, राजसत्ताएं यदि एक दूसरे से मिलती है तो क्यों मिलती है? तो कुछ तो उद्देश्य होता है ना। तुम यदि इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हो, उसके अंदर तुम ये पढ़ते हो कि एक देश का दूसरे देश के साथ में संबंध कैसा है। तो दूसरे देश के साथ में संबंध जब पढ़ते हो तो संबंधों में तीन बातें सबसे ज्यादा पढ़ते हो, तीन बातों पे सबसे ज्यादा फोकस होता है। एक होता है जियो पॉलिटिकल रिलेशनशिप, सामरिक संबंध, युद्ध से संबंधित मामलों की चर्चा, सीमाओं के विवाद की चर्चा, हथियार वगैरह लेन देन की चर्चा। हम पर हमला करेगा तुम साथ देना, तुम पर हमला करेगा तो हम साथ देंगे, या हम एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे। इस तरीके के मुद्दे की चर्चा होती है। इसको हम जियो पॉलिटिकल या हिंदी में सामरिक पक्ष बोलते हैं। समर संबंधित बातचीत, समर माने युद्ध, इसी को सामरिक बोलते हैं। दूसरा पक्ष होता है इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक के अंतर्गत तुम सबसे केंद्रीय विषय किसको मानोगे? ट्रेड को। हमारा माल आपके यहां बिक सकता है, आपका माल हमारे यहां बिक सकता है। हम क्या करें आपके लिए कि आपका माल हमारे यहां ज्यादा बिके? तो आपकी जरूरत और मांग के मुताबिक हम टैक्सेशन पॉलिसी में सुधार कर देंगे। आपकी जरूरत और मांग के मुताबिक हम बंदरगाही व्यवस्था ठीक कर देंगे। आपकी मांग और जरूरत के मुताबिक हम मौद्रिक व्यवस्था ठीक कर देंगे। आपकी मांग और जरूरत के मुताबिक हम अपने यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम ठीक कर देंगे। और ठीक यही काम आप अपने देश में हमारे लिए कर दो। तो राज्य भी दूसरे राज्य से मिलते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं। आजकल तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है इन्वेस्टमेंट। उस युग में इन्वेस्टमेंट जैसी बातें मुझे नहीं दिखती है कि एक राजा दूसरे राजा के राज्य में जाकर गया और उसने कहा कि आप अपने यहाँ का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ करिए। तो ये सब मॉडर्न डेज का कॉन्सेप्ट है। तो राजा भी दूसरे राजा से मिलते थे तो आर्थिक बातें होती थी। यदि हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर मौर्य राजाओं का दुनिया के दूसरे देशों के साथ में संबंध है, संपर्क है, तो इसमें व्यापारिक संबंध संपर्क भी रहा होगा। एक तीसरी बात होती है सांस्कृतिक संबंध।
सांस्कृतिक संबंध है, आप भी बौद्ध हम भी बौद्ध, लेट बुद्धिज्म रॉक, इस टाइप की बातें भी होती है। लेकिन ये ध्यान हमेशा रखना कि सांस्कृतिक संबंध हमेशा विदेश नीति के अंदर सेकेंडरी बात होती है, प्राइमरी बात नहीं होती है, प्राथमिक बात नहीं होती है। प्राथमिक बात या तो सामरिक होगी या तो आर्थिक होगी। तो यदि दुनिया के दूसरे देशों के साथ में राजकीय संबंध है तो उसमें आर्थिक संबंध भी एक कारक रहा होगा। अब तुम गौर करके देखो, मौर्य राजा का दूसरे देशों के साथ में युद्ध संबंधित ज्यादा समझौता है क्या? अशोक एक ऐसा राजा था जो कि विस्तार में विश्वास ही नहीं करता था, साम्राज्यवादी नहीं था, वो अहिंसक था। वो कहता था जी और जीने दो। जी और जीने दो में यकीन करने वाला जो राजा होगा, जो युद्ध में यकीन ही नहीं करता है, उस राजा के राज्य का यदि दुनिया के कई देशों के साथ में संबंध है, संपर्क है, तो उसका असल उद्देश्य क्या रहा होगा? असल उद्देश्य क्या रहा होगा? उसका सबसे बड़ा उद्देश्य रहा होगा कि जितना ज्यादा हो सके हम लोगों के आर्थिक संपर्क का विस्तार हो, व्यापार का विस्तार हो, ताकि उससे आपके देश में भी समृद्धि आएगी और हमारे देश में भी समृद्धि आएगी। व्यापार जब फैलता है तो समृद्धि दोनों ही देशों में आती है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि अशोक के काल में जो वैदेशिक संपर्क इतना ज्यादा विकसित हुआ था, उस वैदिक संपर्क से हमें यह निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत लगता है कि उस दौर में मौर्यों का वैदेशिक व्यापार भी बहुत फैला था। और हम जब ये निष्कर्ष देंगे तो शायद लगा देंगे, शायद मौर्यों का वैदेशिक व्यापार भी बहुत विस्तृत था। क्लियर है? और यदि हम मौर्यों के बाद के काल में चलकर देखें तो हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिलने लगते हैं कि जिससे यह पता चलता है कि सही में भारत का वैदेशिक व्यापार बहुत उन्नत था। भारत के वैदेशिक व्यापार के बहुत उन्नत होने का प्रमाण हमें मौर्यों के बाद के काल से, गुप्त काल से और उसके बाद के कालों से मिलने लगते हैं। यानी कि सबसे पहला पॉइंट हमारे दिमाग में क्या रखना जरूरी था? अंतरराष्ट्रीय ट्रेड, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। चलो, अब हमने दायरा देख लिया। व्यापार का दायरा जब देख लेते हैं तब उसके बाद फिर क्या करते हैं? हमें व्यापार की वस्तु के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। गुड्स, व्यापार की सामग्रियां। व्यापार की सामग्रियां, व्यापार की सामग्रियों में आयात और निर्यात की सामग्री। कौन सी सामग्री आयात की जा रही थी और किस सामग्री का निर्यात हो रहा था? आयात और निर्यात जब तुमने देख लिया तो तुमको देखना पड़ेगा कि व्यापार का संतुलन, व्यापार का संतुलन किसके पक्ष में था? व्यापार का संतुलन किसके पक्ष में था? जैसे कि तुम यदि पढ़ते हो, मौर्य के बाद का काल आता है, मौर्योत्तर काल, उस दौर में भारत का इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड का जो विस्तार हमें मौर्य काल के बाद के काल में दिखाई देता है, उसको लेकर इतिहासकार कहते हैं कि उसकी पृष्ठभूमि तो मौर्य काल में ही बन गई थी। अशोक जो घूम घूम के दुनिया के देशों के साथ संपर्क बना रहा था, उसके रास्ते व्यापार भी फैल रहा होगा, और इसीलिए मौर्योत्तर काल तक आते आते हमें व्यापार खूब फैलता, फूलता, फलता नजर आता है। समझ गए आप लोग? तो जैसे ही हम मौर्य के बाद के काल में जाकर इंटरनेशनल ट्रेड देखते हैं तो पता चलता है कि साउथ एशिया के साथ में खूब ट्रेड हो रहा है, साउथ ईस्ट एशिया के साथ में ट्रेड हो रहा है, रोमन कंट्रीज के साथ में, यूरोप के साथ में ट्रेड हो रहा है, सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ में ट्रेड हो रहा है, कुछ अफ्रीकन कंट्री के साथ में ट्रेड हो रहा है, वेस्टर्न एशियन कंट्री के साथ में ट्रेड हो रहा है,
कुछ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज के साथ में ट्रेड हो रहा है, जैसे कि चीन आदि के साथ में, तो तुम क्या देखोगे कि उन्हीं क्षेत्रों में तो हो रहा है ट्रेड, जिन क्षेत्रों का संबंध अशोक के काल में भारत से बना था। अब इन सब क्षेत्रों से यदि हमारा व्यापार हो रहा है तो व्यापार में हमें क्या देखना चाहिए? यही ना कि हम क्या आपके यहां भेजते थे और क्या आपके यहां से मंगाते थे, माने आयात और निर्यात। तो आयात और निर्यात की सामग्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? हमें आयात निर्यात की सामग्री के बारे में पढ़ना है, यह हमको पहले मालूम होना चाहिए। उसके बाद जब हम किताब में फैक्ट खोजेंगे और नहीं नजर आएगा तो कहेंगे कि यह किताब काम की नहीं है, और नजर आ जाएगा तब समझेंगे कि खोज रहे थे तो मिल गया। जिस तथ्य को तुम खोज रहे हो वो मिल जाए तो वह रोचक है कि अरुचिकर? बोलो। अब वो याद रहेगा कि भूल जाओगे? और यदि तुम खोज ही नहीं रहे हो मिल गया तो? जिसे खोज नहीं रहे हो वो तुमको मिल जाएगा तो बताओ वो तुमको रोचक लगेगा? और जब तुम आगे बढ़ोगे तो लगेगा अरे एक और फैक्ट आ गया, फिर लगे एक और फैक्ट आ गया, फिर लगे फैक्ट ही फैक्ट, फैक्ट ही फैक्ट, फैक्ट ही फैक्ट। तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि फैक्ट ही फैक्ट। दिमाग खोज नहीं रहा है, उन्हें उनकी उपयोगिता मालूम नहीं है दिमाग को। पढ़ने का चैनल बदल दिया। हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ रहे हैं आयात निर्यात, और आयात निर्यात की बात को लिखना है हमें। हम खोज रहे हैं क्या क्या आयात करते थे और मिल गया एबीसीडी सामग्रियां, क्या निर्यात करते थे मिल गया एबीसीडी सामग्रियां। दिमाग जिसकी खोज कर रहा है उससे समझ फैक्ट मिल गया, तो हम उन तथ्यों को तो अपनी गोद में संजो के रखते हैं जैसे बाल बच्चे को रखा जाता है। बताओ, पढ़ने का ये पैटर्न समझ में आया? और हम इस पैटर्न के बजाय सीधे सीधे किताब में उतर जाते हैं और फैक्ट 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 मिलता है और लगता है कि मेरा सर लहलुहान हो जाएगा। तो ऐसे तरीके से पढ़ना है कि आयात निर्यात की सामग्री देखो, और जब तुमने आयात निर्यात देख लिया तो फिर तुमको यह भी तो देखना पड़ेगा ना कि आयात ज्यादा करते थे कि निर्यात ज्यादा करते थे। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड देखा जाता है। जैसे मौर्यों के बाद के काल के बारे में एक बड़ी रोचक कथा है कि एक रोमन लेखक हुआ है प्लिनी नाम का, उसने किताब लिखा है नेचुरल हिस्टोरिका नाम से। नेचुरल हिस्टोरिका में वो लिखता है कि भारत में हम अपनी सामग्रियां भेजते हैं तो वहां उसके खरीदार नहीं, और भारत की सामग्रियां हमारे देश में आ जाए तो हाथों हाथ बिक जाते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि हमारा पूरा बाजार भारतीय वस्तुओं से पट गया है। हमारे देश के लोगों की जीवन पद्धति में भारतीय वस्तुओं का दबदबा हो गया है। हमारे यहां की महिलाएं भारतीय कपड़े पहन रही हैं जिससे हमारी संस्कृति खतरे में आ रही है। ठीक वैसे ही जैसे आज की डेट में कई सारे लोग कहते हैं ना कि भारत की जो लड़कियां हैं वो वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े पहनने लगी हैं, वो जीन्स पहनती हैं, हमारी संस्कृति खतरे में आ गई। कोई संस्कृति खतरे में जाती है जीन्स पहनने से। रोम वाले पहले रोते थे, अब भारत वाले रोते हैं। तुम अपनी अर्थव्यवस्था को उन्नत करो, तुम अपने इकोनॉमी को इतना ज्यादा एडवांस करो कि तुम्हारे जैसे कपड़े लोग पहनने लगे। हमने इतना करके देख लिया है, दुनिया के इतिहास के कालखंडों में जाएं तो देखेंगे कि कई बार ऐसा हुआ है जबकि भारत ही सबसे आगे था, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का काल हो, चाहे आप मौर्योत्तर काल को देख लो, गुप्त काल को देख लो, तो आपको यह पता चलेगा कि रोम वाले रो रहे थे कि हमारा बाजार उनके माल से पट गया, हमारे घरों में उनके माल भर गए, हमारे घर के शयन कक्ष में उनके माल आ गए, महिलाएं उनके जैसे कपड़े पहनती हैं, संस्कृति खतरे में। और वो कहता है कौन मन प्लिनी कि हम 10 करोड़ सेस्टर्स हर साल
दुनिया के दूसरे देशों में भेज रहे हैं। सेस्टर उसका करेंसी है, और उसका आधा हिस्सा माने 5 करोड़ सेस्टर अकेले भारत जाता है। और भारत एक अंधे कुएं की तरह है, जहां हमारा पैसा जाता है वहां से पैसा नहीं निकलता। और पैसा किस रूप में आता था? करेंसी उसमें पेपर का तो था नहीं, सोने चांदी का करेंसी होता था। और सोने चांदी का करेंसी किसी भी देश में लिमिटेड ही होता है, क्योंकि धातु से ना करेंसी बनाते हो, धातु अनलिमिटेड तो है नहीं। तो कोई भी देश यह चाहता है कि ट्रेड यदि दुनिया के दूसरे देशों के साथ में हो तो ऐसा ट्रेड हो कि मेरा माल जाए और पैसा आए। कोई भी देश चाहता था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में हो, और बैलेंस ऑफ ट्रेड प्राय फेवर में होता किसके था? भारत के। और रोम वाले को बड़े नाज है अपनी संस्कृति के ऊपर, अपनी अर्थव्यवस्था के ऊपर, अपनी राजनीति, अपनी सत्ता के ऊपर, जिसको नाज है अपने ऊपर, वो रो रहा है इस बात के ऊपर कि हमारा पूरा पैसा भारत जाता है और भारत अंधे कुएं की तरह है। वहां पैसा जाता तो है, वहां से आता बिल्कुल नहीं है। आता क्या है? माल, प्रोडक्ट्स। बात समझ में आई? इसको समझो तो तुमको बात समझ में आएगी कि इंडिया का उस समय का इंडस्ट्री कैसा रहा होगा। इंडस्ट्री ने उपजाया, या एग्रीकल्चर ने उपजाया, उसी को ना हमने जाके बेचा। व्यापार में किसी ने वस्तु को ही नहीं बेचोगे आप, जो चाहे एग्रीकल्चरल हो चाहे इंडस्ट्रियल हो। तो मेड इन इंडिया का ब्रांड बहुत मजबूत रहा होगा। तुम जो आज कई सारे प्रोडक्ट्स लेते हो, मेड इन अमेरिका, मेड इन यूरोप, मेड इन इंग्लैंड, XYZ, मेड इन इटली, मेड इन जर्मनी, मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट हजारों साल तक पूरी दुनिया में बहुत क्रेडिबल प्रोडक्ट रहा है। अभी के डेट में हम लोग इस बात को तो सुनते रहते हैं कि भारत का फलाना उद्योगपति दुनिया में नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब हम खूब सुनते रहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट किस्सा ये है कि हम आज तक ये नहीं सुने हैं कि उसका कौन सा प्रोडक्ट इंटरनेशनल प्रोडक्ट हो गया है, कि उसका प्रोडक्ट जिस भी बाजार में जाएगा उस बाजार में छा जाएगा, लोगों की पहली पसंद हो जाएगा अपनी क्वालिटी के आधार पर। हम रिलायंस के मोबाइल के बारे में सुनते हैं, लेकिन क्या सुनते हैं? रिलायंस का मोबाइल इसलिए खरीद रहा है आदमी को सस्ता है। और कुछ दिनों के बाद में क्या होगा कि रिलायंस पूरे बाजार में बाकी सारे के सारे मोबाइल कंपनियों का भट्ठा बिठा देगा। उसके बाद में बाकी सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी तो रिलायंस वाला अपना मोबाइल का भाव बढ़ा लेगा। इसको हम कोई ऐसा ट्रेड नहीं कर सकते हैं कि जिसका एक ब्रांड हो, जो बाजार में 20 वस्तुओं की मौजूदगी के बावजूद दूर से चमकेगा। जैसे मोबाइल में एप्पल, जो आईफोन है, अनेक मोबाइल हैं, सब है, लेकिन आईफोन की अपनी एक क्रेडिबिलिटी है। आप वो कंपनी बनाओ, आप टेक्नोलॉजी के बदौलत किसी चीज को सस्ती बनाओ। कुल मिलाकर देखो तो आपको यह बात समझ में आने को है कि इंडिया ना ऐसे ऐसे प्रोडक्ट तैयार किया था जिसका इंटरनेशनल लेवल पर यह ब्रांडिंग है कि सरकारें कानून बनाती थी कि भारतीय वस्तु नहीं खरीदना है, और लोग चोरी छुपे भारतीय वस्तु खरीद लेते थे। वो ब्रांडिंग थी भारतीय वस्तुओं की। 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के दौरान पता चलेगा कि भारत के हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट यदि इंग्लैंड चला जाएगा तो इंग्लैंड का हैंडीक्राफ्ट मर जाएगा। इसकी चिंता इंग्लैंड की सरकार, क्योंकि इंग्लैंड के हैंडीक्राफ्ट वालों की तुलना में इंडियन हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा क्वालिटेटिव, तो इस क्वालिटेटिव प्रोडक्ट की बिक्री होती थी और यही जाकर उनके बाजार में कब्जा कर लेता था। तो वहां के सरकार ने कानून बना दिया कि भारतीय वस्तुओं की बिक्री नहीं होगी, और तब लोग चोरी छुपे भारतीय वस्तुएं बाजार में ले आते थे। एक बार एक महिला के पर्स में एक भारतीय रुमाल है की आशंका वहां की पुलिस को हो गई। उसने उसका पीछा किया और बाद में जब जांच पड़ताल से पता चला कि एक रुमाल है उसके पर्स में, तो उसके ऊपर बहुत भारी मात्रा में जुर्माना लगाया गया था। भारतीय रुमाल रखती है।
ये प्रोडक्ट्स उनके दिमाग पे आतंक की तरह छाए हुए थे। तो आपको यह अंदाजा लगेगा कि ऐसे कई सारे कालखंड हैं जब तुम पढ़ोगे कि भारतीय व्यापारी निर्यात ज्यादा कर रहे थे, यानी कि ट्रेड का बैलेंस इंडिया के फेवर में झुका हुआ था। अब बताओ, क्या ये चीजें पढ़ने में अरुचिकर लग रही हैं? यही तो पढ़ना होता है। लेकिन हम ये नहीं समझते हैं इतिहास को। हम समझते हैं क्या भेजा, मूंगा, घोड़े का नाल, जटामासी, हाथी का दांत। लगता है क्या यार, क्या सब्जेक्ट है, हाथी का दांत पढ़ना पड़ता है इसमें। हम ये समझ ही नहीं रहे हैं कि इतिहास है क्या। और जब तुमको यहां मैं बताऊंगा कि भारत के लोग निर्यात क्या करते थे, तो ज्यादातर खाद्य सामग्रियां और कुछ महंगे रत्न और मसाला। दक्षिण भारत में मसाले बहुत होते हैं, मसाला, ये निर्यात की सामग्रियां थी। वस्त्र, सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र भी, ये निर्यात की सामग्रियां थी। और आयात की सामग्रियां क्या है? एक सामग्री जो सबसे ज्यादा आयात की गई वो घोड़े। भारत में युद्ध के लायक लंबे कदकाठी वाले मजबूत घोड़े नहीं मिलते थे, तो भारतीयों ने घोड़े खरीदे हैं बड़े पैमाने पर मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से और वेस्टर्न एशिया से। सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया से भारत ने घोड़े बहुत खरीदे। उसके बाद और क्या? कॉस्मेटिक सामग्रियां। पश्चिम वाले उस समय भी भारतीयों को आगे झांसा दे जाते थे कि हमारा बड़ा माल यूज करो, गोरे हो जाओगे। तो कॉस्मेटिक सामग्रियां और विलासिता की अन्य वस्तुएं जैसे शराब, इस तरह की सामग्रियों को हम आयात करते थे। और कौन सी सामग्रियों को हम निर्यात करते थे बता चुका। अभी तुमको आयात निर्यात की सारी सामग्रियों की सूची याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदाजा तुमको लग गया होगा कि ये बहुत बोरिंग चीज नहीं होगी। इसके पहले कि तुम इन सामग्रियों का नाम याद करो, तुमको मालूम होना चाहिए कि व्यापार के अंदर आयात निर्यात का पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होता है और बैलेंस ऑफ ट्रेड का पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जब हम कहेंगे कि आयात निर्यात बड़े पैमाने पे चल रहा था, तो हमें यह बताना पड़ेगा कि किसका आयात हो रहा था और किसका निर्यात हो रहा था। यदि हम किसी भी सामग्री का नाम नहीं दें आयात में और निर्यात में और कहते बड़े पैमाने पर चल रहा था, तो तुक्काबाजी हो जाएगी। अपनी बात के पक्ष में तथ्य हमारा दिमाग खुद खोजेगा और तथ्य मिलेगा तो उस तथ्य का हम स्वागत करेंगे। जब ये बात स्पष्ट हो गई, तब क्या देखना होगा? एक चीज और, इतिहास में इस बात का खूब ख्याल रखा जाता है, पिछले काल की तुलना में कैसा है, काल की तुलना में कैसा। यानी कि जब हम मौर्योत्तर काल के अंदर बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि मौर्य काल की तुलना में इस दौर का ट्रेड कैसा है। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हम एक ही लाइन में कह देते हैं कि मौर्य काल की तुलना में इस काल का इंटरनेशनल ट्रेड ज्यादा फैलता नजर आ रहा है। एक ही लाइन में कह देते हैं, लेकिन एक परिप्रेक्ष्य स्पष्ट हो गया। इतिहासकार को यह बातें पसंद आती। जैसे कि तुम जब किसी देवी की, देवता की पूजा करते हो तो तुमको बताते हैं ना पंडित जी की इस देवी या इस देवता को ये सब चीजें चढ़ानी चाहिए। दुर्वा चढ़ाइए, तो लड्डू चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, द्रव्य चढ़ाइए। इतिहासकार को यही सब चढ़ाया जाता है कि अच्छा, मौर्योत्तर काल में इंटरनेशनल ट्रेड का ये दायरा दिखता है और इसमें आयात निर्यात की ये सामग्रियां दिखती हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया के पक्ष में दिखता है। मौर्य काल की तुलना में ये स्थिति कैसी है, एक लाइन में कह देंगे। इसका मतलब कि मौर्यों की तुलना में इस दौर में इंटरनेशनल ट्रेड का दायरा बढ़ गया है। क्लियर? इसके बाद जब ये आपने देख लिया, तब आपको क्या बताना पड़ेगा कि व्यापार
की वृद्धि के कारण, व्यापार की वृद्धि के कारण क्या थे? यदि व्यापार में वृद्धि हुई है तो वृद्धि का कुछ कारण भी तो होगा। क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? तो एक पॉइंट तुम हमको बताओ कि बिना उत्पाद के तुम वृद्धि कर पाओगे क्या? व्यापारी क्या करता है? व्यापार बेसिकली अर्थव्यवस्था का पंख है। सिर्फ पंख से उड़ोगे? बिना पंख के उड़ पाओगे? दोनों सवालों का जवाब सोचो। सिर्फ पंख से उड़ोगे? बिना पंख के उड़ पाओगे? तो व्यापार अर्थव्यवस्था का पंख होता है। उसके पीछे का आधार है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का होना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का होना। जब तुम्हारे देश में एग्रीकल्चर ही नहीं ग्रो करेगा, तुम्हारे देश में इंडस्ट्री ही नहीं ग्रो करेगा, तुम्हारे देश में ऐसा कंज्यूमर क्लास ही नहीं होगा जो भारत के अंदर विदेश की वस्तुएं मंगाए, तुम्हारे देश की राजसत्ता को यदि युद्ध के लिए घोड़े ही नहीं चाहिए तो आयात और निर्यात होंगे क्या? तुम्हारे देश के अपर क्लास सोसाइटी को विलासिता की सामग्रियां चाहिए ही नहीं। तुम्हारे देश में अपर क्लास सोसाइटी गरीब हो जाए, विलासिता की सामग्री खरीदेगा क्या? तो फिर ट्रेड डेवलप हुआ तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो आपको देखना पड़ेगा कि रीजन होता है कृषि उद्योग का विकास, पहले आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए, उसके बाद फिर आयात तब करेंगे जब उसकी जरूरत होगी, जरूरत और खरीद की क्षमता होगी। जरूरत होगी और खरीद की क्षमता होगी। अब तुमको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, यहां पर तुम यदि जोड़कर पढ़ोगे तो तुमको अंदाजा लगेगा कि इतिहास कितना ज्यादा लॉजिकल और रोचक सब्जेक्ट हो जाता है। कि मध्यकाल में हिंदू राजाओं में सबसे ताकतवर जो राजवंशी हुए हैं वह है विजयनगर, और विजयनगर के राजाओं में सबसे प्रतापी राजा जो कोई हुआ है वह है कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय के समय में यूरोपीय भारत आ रहे हैं, विशेष तौर पर पुर्तगाली, और पुर्तगालियों ने कृष्णदेव राय से पूछा कि हम गोवा पे कब्जा करना चाहते हैं, कर लें क्या? और कृष्णदेव राय ने इसकी सहमति दे दिया। क्या कृष्णदेव राय चाहता था कि पुर्तगाली गोवा पे कब्जा करें? नहीं, फिर भी सहमति दिया। क्यों? क्योंकि मजबूर था। क्या मजबूरी थी? मजबूरी ये थी कि वो पुर्तगालियों से दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि पुर्तगाली समुद्र के इलाके में प्रभावशाली थे, उनकी नौसेना बहुत मजबूत थी, और विजयनगर के राज्य के राजा को अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए मजबूत घुड़सवारी की जरूरत थी, घुड़सवारी वाली सेना की जरूरत थी। अब घोड़े आयात किए जाते थे, और आयात किए जाते थे इन्हीं इलाकों से। यदि घोड़े आयात किए जाते चीन से तो पुर्तगालियों से डरने की जरूरत नहीं थी विजयनगर के राजा को। लेकिन पुर्तगाली चूंकि इस इलाके में प्रभावशाली हैं और उनसे दुश्मनी लोगे तो तुम्हारे व्यापार के जहाज को समुद्र में डुबो देंगे। कौन से इलाके में? तो अरब सागर वाले इलाके में। तो विजयनगर के राजा को यह पता है कि पुर्तगालियों से दुश्मनी लेना हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो पुर्तगाली बोला कि गोवा पर कब्जा कर ले, बोला कर लीजिए। गोवा पे कब्जा हुआ पुर्तगाली का। तुम सोचो कि हिंदुस्तान का वो एक ऐसा जगह है जहां पर कि अंतिम समय तक, यानी सबसे बाद के काल तक विदेशी सत्ता बनी रही है। सबसे पहले जिसके ऊपर विदेशी सत्ता स्थापित होती है उनमें से एक है गोवा, 1510
सबसे बाद में जहां विदेशी सत्ता खत्म होते वो है गोवा 1961। उसके पहले ही इंडिया से अंग्रेज जा चुके हैं, फ्रेंच जा चुके हैं। उस गोवा पे कब्जा हुआ कैसे? तो उसमें विजयनगर के राजा की सहमति थी। वो राजा जो सबसे प्रतापी राजा है, जिसकी प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा होती है, कहते हैं कुछ तो मजबूरियां रही होगी, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। वो कौन सी मजबूरी थी? तो मजबूरी यह है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता पुर्तगाली से लड़ना, और पुर्तगाली अपनी इस स्थिति को एक्सप्लॉइट करते हैं। अब बताओ, इंटरनेशनल ट्रेड समझ में आएगा तो क्या बढ़िया। इंटरनेशनल ट्रेड की जरूरत है। क्या जरूरत है? क्योंकि इनका युद्ध होता रहता है। एक बहमनी राज्य था ऊपर, बहमनी राज्य 5 टुकड़ों में टूट गया था। उनके जो टुकड़े थे वो लड़ते रहते थे विजयनगर वालों से। तो विजयनगर वालों का जो दुश्मन है उसके पास में मजबूत घुड़सवारी सेना होगी। तुम उससे मुकाबला तभी कर पाओगे जब तुम्हारे पास में उससे मजबूत घुड़सवारी सेना हो। घोड़े तुम्हारे देश में लोकली उतनी संख्या में और उतने मजबूत घोड़े मौजूद नहीं है, तुम्हें आयात ही करना पड़ेगा। आयात करना है तो पुर्तगालियों के साथ में साठगांठ रखना ही पड़ेगा, और पुर्तगाली साठगांठ रखने के लिए तैयार तभी होंगे जब तुम उनकी बातें मानोगे। और उनकी बात क्या है कि गोवा पर कब्जा करने दो। कब्जा करने दोगे ही दोगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो कुल मिलाकर देखो तो कृषि का ध्यान रखना पड़ता है, उद्योग का ध्यान रखना पड़ता है, आपको यह ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी जरूरतें कितनी थी, किस प्रकार की थी। आपको यह ध्यान रखना पड़ता है कि खरीद करने की क्षमता कितनी थी। इन सब के मद्देनजर आयात और निर्यात वगैरह का कम या ज्यादा होना तय होता है। अब आगे बढ़ें। तब अगला मुद्दा है कि और कौन से कारक है जिससे कि व्यापार आगे बढ़े। कुछ तो और कारक होंगे ना, व्यापार आगे कैसे बढ़े। व्यापार के आगे बढ़ने के लिए फिर क्या चाहिए? तो विनिमय का साधन, विनिमय। इसके बाद मोहर टाइप का चीज। इसके बाद कर प्रणाली की अनुकूलता। इसके बाद यातायात के साधन, यातायात के साधन, माप तौल, माप तौल की इकाई, माप तौल की इकाई। उसके बाद फिर समाज में अनुकूलता, धर्म संस्कृति की अनुकूलता, राजनीति की अनुकूलता, अनुकूलता, राजनीति की अनुकूलता। तो तुम ये समझो कि यदि ये सारे फैक्टर्स होंगे तो ट्रेड ज्यादा फलेगा फूलेगा कि नहीं, और यदि ये फैक्टर्स कमजोर होंगे तो ट्रेड के फलने फूलने की गति बाधित होगी कि नहीं। बोलो बच्चों। ट्रेड के फलने फूलने के लिए जरूरी है कि जब तुम अपना माल लेकर हमारे पास बेचने आए हो, या हम अपना माल लेकर तुम्हारे पास बेचने आए हैं,
तो विनिमय का कोई साधन होना चाहिए। अब विनिमय का साधन क्या होता है? करेंसी। लेकिन जब करेंसी नहीं था तब क्या दिक्कत होती थी? तो वस्तु विनिमय की प्रणाली चलती थी। हम अपना माल तुमको देंगे, तुम अपना माल हमको दो। यह है वस्तु विनिमय प्रणाली। अब वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या कठिनाई हो जाती है कि तुम गेहूं बेचने आए हो, हमको गेहूं खरीदना है, तुमको गेहूं बेचना है, लेकिन हम तुमको बोल रहे हैं कि हम गेहूं के बदले में चावल देंगे, तुमको चावल नहीं चाहिए। अब न हम गेहूं खरीद पाएंगे न तुम गेहूं बेच पाओगे। ऐसी स्थिति में कई दफा विनिमय के साधन के अभाव में व्यापार की गति बाधित हो जाती है। होती है कि नहीं? वस्तु विनिमय प्रणाली में खूब होना है। तुम दुकान में गए कि भाई साहब हमको शक्कर चाहिए, वो शक्कर बेचने के लिए दुकान खोल के बैठा है, तुम शक्कर खरीदने के लिए घर से दुकान तक गए हो, लेकिन तुम कहते हो कि इसके बदले में गेहूं ले लीजिए। नहीं, गेहूं नहीं चलेगा, गेहूं नहीं चलेगा। क्यों? उसे लगता है कि गेहूं पहले से मेरे पास बहुत रखा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, आगे गेहूं का भाव बढ़ना नहीं है। नंबर 3, बारिश का समय आने वाला है, गेहूं कहां रखेंगे, सड़ जाएगा। तुमको गेहूं नहीं चाहिए, तुम्हारे पास देने के लिए गेहूं ही है, उसको गेहूं चाहिए ही नहीं। न शक्कर तुम खरीद पाओगे, न शक्कर वो बेच पाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली की एक सीमा होती थी। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता जाता है, व्यापार की जरूरत के रूप में मुद्रा का आविष्कार होता है। कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। व्यापार की वृद्धि हुई तो मुद्रा की जरूरत महसूस हुई, तो मुद्रा का आगमन हुआ। मुद्रा एक ऐसे माध्यम की तरह है जो इंटरनेशनली सभी जगह एक्सेप्टेबल होता है, और उसमें भी विशेष तौर पे तब तो और ज्यादा जबकि मुद्रा धातु से निर्मित हो, सोने से चांदी से निर्मित हो। और सोने और चांदी से निर्मित जो करेंसी होता है वो इंटरनेशनली क्यों एक्सेप्टेबल होता है, इसका भी मतलब समझो। वो इंटरनेशनली इसलिए एक्सेप्टेबल होता है क्योंकि उस युग में किसी भी मुद्रा का मूल्य उतना ही होता था जितना कि उस धातु का बाजार मूल्य होता था। ये नहीं है कि तुम अपने मन से अपने देश में एक मुद्रा ढाले और कह दिए इस मुद्रा का मूल्य कितना है। कागज का एक टुकड़ा है, उसके ऊपर तुम 2000 रुपया लिख दो, उसके ऊपर तुम 500 रुपया लिख दो, वो तुम्हारे लिखने से उसका मूल्य तय हुआ है। लेकिन लिखने से यदि मूल्य तय होगा तो उसका प्रचलन तुम्हारे ही देश में होगा जहां तुम्हारी राजसत्ता है। जहां तुम्हारी राजसत्ता नहीं है वहां पर उसका प्रचलन नहीं होगा। बात समझ में? जहां तुम्हारी राजसत्ता नहीं है उसका प्रचलन नहीं हो पाएगा। तो तुम्हारे लिख देने से यदि मूल्य तय होगा तो उस मुद्रा का प्रचलन बाहर के देशों में हो नहीं सकता। उस युग में मुद्रा का प्रचलन पूरी दुनिया में यदि होता था तो उसका रीजन यही था कि मुद्रा का मूल्य उतना ही होता था जितना तो उसके धातु का मूल्य होता था। तो किसी राजा ने यदि मुद्रा ढाला, इसका क्या मतलब है? कोई राजा यदि अपने टकसाल में मुद्रा ढालता था उसका क्या मतलब है? क्या बोले? व्यापार व्यवस्था में समस्या नहीं हो इसको एक्सप्लेन करो। मैंने कहा कि व्यापार के लिए मुद्रा आया, ये तो मैं समझा दिया। मुद्रा धातु से निर्मित है, ये मैंने समझा दिया। वो एक्सेप्टेबल है क्योंकि धातु का जो मूल्य बाजार में होता था वही मुद्रा का मूल्य होता था बाजार में। तो फिर मुद्रा ढालने के लिए राजा की क्या जरूरत है? कोई भी ढाल ले। राजा ने ढाला तो विश्वसनीय होगा। वेरी गुड। विश्वसनीय कैसे होगा, इसका एक्सप्लेनेशन दो। मान लिया बेटा कि राजा का प्रभाव होता है, तो विश्वसनीय कैसे बनाएगा राजा? राजा क्या कहेगा कि बात विश्वसनीय हो जाएगी? राजा सिर्फ ये कहेगा मेरा है, तो हम कहेंगे कि अरे तेरा हो या मेरा हो क्या फर्क पड़ता है? धातु का जो मूल्य है वही मुद्रा का मूल्य है, तो तेरा मेरा में क्या फर्क है? अरे राजा का मुहर है भी या नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ता? क्या गारंटी, गारंटी का क्या फर्क पड़ता? लॉजिक दो ना। तुम बोलने की जल्दी में आ गए हो,
सोचने की दिशा में जा ही नहीं रहे हो। जब मैंने तुमको पूछा है तो तुमको अपने डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। जुबान की ओर मत देखो, दिमाग की ओर देखो। तुम तबाक तबाक बोलने लगते हो। तबाक तबाक बोलने वाले गलत बोलते हैं, 100 में से 80 गलत बोलते हैं। मैंने यदि कुछ पूछा है तो कुछ तो तर्क होगा ना इसके पीछे, उस तर्क को खोजने की कोशिश करो। बोल बेटा। बैठ बैठ बैठ। राजा सब कुछ होता था, राजा विश्वसनीय होता था, राजा आदरणीय होता था। इन सारी बातों का महत्व तभी है जबकि हम ये बात बोलते हैं कि धातु के अंदर शुद्धता का एक मामला रहता है कि कोई भी धातु कितना परसेंट शुद्ध है। तुम सोने का सिक्का ढालते हो, लिखा हुआ पाते हो कि नहीं, 24 कैरेट का, 22 कैरेट का, 20 कैरेट का, 18 कैरेट का। तुम्हारे हाथ में मैं सोना रख दूंगा तो क्या तुम पहचान लोगे इसमें कितना कैरेट सोना है? नहीं ना पहचान पाओगे। जब तुम पहचान नहीं पाओगे तो तुम अपने माल के बदले में सोना का सिक्का लेकर संतुष्ट कैसे होगे? मैंने तुमको एक सिक्का दे दिया और मैंने अपने ही घर में सिक्का ढाल दिया था, उस पर लिख दिया 24 कैरेट। तुम मुझे जानते ही नहीं हो, मेरा भरोसा नहीं करोगे। राजा ने लिखा है 24 कैरेट, भरोसा कर लोगे, क्योंकि राजा सोच समझ के, जांच परख के उसके ऊपर लिखा होगा। मामला है शुद्धता का। शुद्धता को तुम जोड़े ही नहीं, सिर्फ राजा की विश्वसनीयता, राजा की आदरणीयता, जैसे ही सब लिखोगे एग्जामिनर समझ जाएगा ये फांकी मार रहा है। इसीलिए मैंने क्या कहा कि जब मैंने पूछा तो तुम्हारा डायरेक्शन तुम्हारी जुबान की ओर नहीं होना चाहिए, दिमाग की ओर होना चाहिए। जुबान तो अपने आप खुल के कुछ ना कुछ बोल ही देगा। तो ध्यान ये देना है बच्चों की, राजा की जरूरत होती है, राजकीय टकसाल की जरूरत होती है, क्योंकि करेंसी धातु का है और धातु में मिश्रण की संभावना होती है। शुद्धता से उसके मूल्य का नाता होता है। राजा जब सिक्का ढालते हैं तो बता देते हैं कि इस सिक्के का वजन कितना है, इस सिक्के की शुद्धता कितनी है, उसके आधार पर उसका मूल्य तय हो जाता है। क्लियर है? और तब हम ये देखें कि किसी भी देश में व्यापार की गति उतनी तेज होगी जितनी की मुद्रा की उपलब्धता होगी। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता जाता है वैसे से मुद्रा भी बढ़ता जाता है, और मुद्रा बढ़ेगा तो व्यापार की गति बढ़ जाएगी। तो मुद्रा और व्यापार का नाता समझ गए आप लोग? मुद्रा व्यापार की जरूरत के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया, और मुद्रा आ गया तो व्यापार की जरूरत की पूर्ति कर देगा, तो व्यापार की वृद्धि अपने आप हो जाएगी। क्लियर है? मोहर वगैरह की उपयोगिता तो सिर्फ और सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन काल तक हम देखते हैं, बाद के काल में इसके बारे में पढ़ा नहीं जाता है, हालांकि उपयोगिता तो सब दिन रहती है। मोहर का मतलब क्या होता है? ब्रांड। मोहर का मतलब क्या होता है? ब्रांड। मैं आपको सामान्य शब्दों में समझाता हूं कि तुम यदि एक कार खरीदने के लिए जाते हो, रोल्स रॉय खरीदते हो, और रोल्स रॉय का ब्रांड ही नहीं है तुम्हारी गाड़ी में लगा हुआ, तो उस कार का उतना मूल्य तुम देने को तैयार नहीं होगे, क्योंकि प्रायः ये बात होती है कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती। खास तौर पर वैसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं होती है जो प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा ग्लोरियस हो, जो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा गहन हो, जो प्रोडक्ट इंटरनेशनली एक्लेम्ड हो। तुम उसके बारे में सुने जरूर हो, उसको लेकर तुम्हारा मन रोमांचित है। कार तो खरीदना है तो रोल्स रॉय ही खरीदना है। तो क्या तुम रोल्स रॉय पे पीएचडी किए हो? उसकी टेक्नोलॉजी पे किए हो? उसके इंजन पे किए हो? उसके ईंधन पे किए हो? नहीं। पैसा आ गया, मन मचल गया, और मन मचल गया तो एक भावना यह भी है कि जब रोल्स रॉय पे चढ़कर चलेंगे ना तो आसपास के लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, और उस स्थिति में तुमको कोई रोल्स रॉय दे और उसका लोगो दे ही नहीं, तो तुम्हारे मन को वो संतुष्टि नहीं होगी, लोगो चाहिए। तुमको कोई आईफोन दे और उसमें जूठा वाला सेव है,
देखिए ना, एप्पल, कटा हुआ एप्पल का सिंबल ही नहीं हो तो बड़ा मन नहीं मानेगा। तुमको कोई बड़े बड़े कंपनियों का जो शर्ट, पेंट, पर्स, वॉलेट ये सब होता है वो दे, उसमें कंपनी का नाम ही ना लिखा रहे तो संतुष्टि नहीं होगी, लगेगा कि वो चोर बाजार से खरीद लिया है। बात समझ में आई? तो लोगो चाहिए, लेकिन इस लोगों के बारे में हमारी पढ़ाई सिर्फ इंडस वैली के काल में होती है, बाकी के काल में नहीं होती। क्यों? क्योंकि इंडस वैली के काल का व्यापार के ऊपर लिखना है तो ज्यादा सामग्री नहीं है, तो हम लोगों का ही उपयोग करके कुछ कुछ लिख देते हैं। लेकिन बाद के कालों के बारे में बहुत सारी सामग्रियां हो गई तो लोगों को छोड़ दिए। समझ गए? विनिमय के साधन, मोहर की बात हो गई। इसके बाद तब तुम और आगे बढ़ के देखो तो तुमको, मैं यदि इस पॉइंट को यहां पर छोड़ देता हूं, अभी कुछ देर बाद इसकी चर्चा करूंगा। व्यापार करने के लिए माप तौल की इकाई वगैरह भी कहिए ना, माप तौल की इकाई वगैरह एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह का अध्ययन करते हैं तो माप तौल की इकाइयों के ऊपर चर्चा ज्यादा करते हैं। बाद के काल में जब चले जाते हैं तो माप तौल की इकाइयों के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या उसकी उपयोगिता घट गई है? नहीं, अब कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे और भी आ गए हैं, तो उनके ऊपर न लिखेंगे कि माप तौल की इकाइयों पर लिखेंगे। माप तौल की इकाइयों का महत्व इतना ज्यादा होता है कि तुम्हारे देश में आज भी माप तौल की इकाई केंद्रीय सरकार के हाथ में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अमेरिका के अंदर, जिसमें कि संघीय सिस्टम ऐसा है कि अधिकांश शक्तियां राज्यों के पास में है, तब भी कहा गया कि व्यापार में माप तौल की इकाई की जरूरत होती है और माप तौल के मामले में जो भी कानून बनाने का अधिकार होगा केंद्रीय सरकार का होगा। माप तौल का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, फिर भी हम समय बीतता जाएगा माप तौल की इकाइयों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसकी उपयोगिता होती है, मैंने समझने के लिए दे दिया है। लेकिन यातायात के साधन की जरूरत होगी ना, यातायात के साधन की तो जरूरत होगी ना। एक जगह का माल दूसरी जगह जाना है, बिना यातायात के होगा? तुमको यदि इंडस्ट्री फैलाना है तो रॉ मटेरियल एक जगह पर है, इंडस्ट्री वाई जगह पर है, और उसका बाजार जी जगह पर है। इस जगह को इस जगह से और इस जगह को इस जगह से जोड़ने के लिए यातायात के साधन चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं चाहिए? अब तुम बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता वाले नदियों किनारे क्यों बसे थे? बिना यातायात के कच्चा माल उत्पादन स्थल तक नहीं पहुंचेगा, उत्पादित माल बाजार तक नहीं पहुंचेगा। यातायात के साधन की तो सख्त जरूरत होती है, और उस समय चूंकि सड़क यातायात उतना ज्यादा डेवलप नहीं है, तो नौ परिवहन ही के ऊपर अति निर्भरता है, और नौ परिवहन के ऊपर यदि निर्भर होगे तो नदी किनारे बसोगे। इसीलिए वो पूरी की पूरी सभ्यता ही नदी घाटी सभ्यता की तरह विकसित होती है। बात समझ में आई कि नहीं? इसके बाद तुम एक बात देखोगे कि हम आज के डेट में ये बात कहते हुए बहुत लोगों को सुनते हैं कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इस तरीके के जो राज्य हैं, हरियाणा, इस तरह के जो राज्य हैं, उनका ट्रेड बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया। हरियाणा तो फिर भी डेवलप होता जा रहा है क्योंकि दिल्ली के करीब है, दिल्ली कैपिटल है। पंजाब डेवलप हुआ क्योंकि उसके भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं और भी दिल्ली के करीब है। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश बहुत तेज गति से विकसित नहीं हुआ क्योंकि वो लैंडलॉक्ड प्रदेश है। और महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, केरला है, तेलंगाना है, आंध्रा है, वो डेवलप हो रहा है, उसका इंटरनेशनल ट्रेड ज्यादा होता है जो समुद्र के किनारे। तो आप देखोगे कि समुद्र के किनारे होने का मतलब है कि इंटरनेशनल ट्रेड के ख्याल से बहुत ही अनुकूल स्थिति में होना। हम उसको पीछे छोड़ते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या कि जब भी कभी तुम यातायात संचार की बात करोगे तो तुमको ये पढ़ना पड़ेगा सड़क कैसी है, तुमको पढ़ना पड़ेगा रेल,
तुमको भरना पड़ेगा नौ परिवहन। नौ परिवहन, प्राचीन काल में रेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रेल तो 19वीं शताब्दी में आया। तो उसके पहले जब भी तुम पढ़ते हो तो या तो रोड के बारे में पढ़ते हो या तो नौ परिवहन के बारे में पढ़ते हो। रोड के बारे में इक्का दुक्का बार ही पढ़ना पड़ता है और बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं पढ़ना पड़ता है। इक्का दुक्का बार ही रोड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा विस्तार में नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसलिए उसको अभी छोड़ ही दो। नौ परिवहन के बारे में आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता है, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन के काल की बात हो चाहे उसके बाद के काल की बात हो। तो नौ परिवहन के बारे में आपको क्या पढ़ना पड़ता है? एक तो देखोगे कि जैसे जैसे नौ परिवहन की भूमिका बढ़ती जाएगी, बंदरगाह पढ़ना पड़ेगा आपको। बंदरगाह, तुम यदि मौर्यों के बाद के काल के इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ते हुए देखोगे तो तुमको ये पता चलेगा कि उस काल में बंदरगाह का भी बहुत तेजी से विकास हो रहा था। इंडिया में कितने बंदरगाही केंद्र नजर आएंगे उस समय। सिंध में एक जगह है लाहिरी बंदर, महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र में, उड़ीसा में, बंगाल में अनेक बंदरगाही केंद्र मिल जाएंगे। जो विदेशी यात्री लोग भारत आते हैं वो भारत के बारे में लिखते हैं तो बंदरगाहों के नाम देते हैं। वैसे विदेशी लोग भी भारत के बारे में लिखे हैं जो भारत आए भी नहीं है, भारत के बारे में पढ़े हैं और लिखे हैं तो भारत के बंदरगाहों का नाम लिखे हैं। जैसे उस समय की एक बड़ी प्रसिद्ध किताब है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, एक रोमन आदमी ने लिखा है। उस लेखक का नाम ही नहीं मालूम है किसी को आज तक, लेकिन उसकी किताब में भारत के बंदरगाहों की पूरी सूची दी गई है जिससे पता चलता है कि भारत का इंटरनेशनल ट्रेड कैसे फल फूल रहा है। कहता है लाहिरी बंदर है, सुपात्मा, नरसिंडा, तोंडे, मुजरिस, पलूरा, कावेरी पत्तनम, ताम्रलिप्ति, ये सब महत्वपूर्ण बंदरगाही केंद्र हैं। तो बंदरगाहों का विकास हो रहा है तो इससे इंटरनेशनल ट्रेड में वृद्धि हुई होगी कि नहीं? तो इंटरनेशनल ट्रेड और बंदरगाह के बीच का नाता है ना। बंदरगाह बने क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड की जरूरत है। इंटरनेशनल ट्रेड की जरूरत है कि बंदरगाह बने, तो बन गए, तो फिर क्या होगा? इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ जाएगा। तुम पढ़ रहे हो व्यापार में वृद्धि का कारण, तो बंदरगाह भी दोगे कि नहीं? बंदरगाह उस ट्रेड से लिंक्ड है। ट्रेड की जरूरत है तो बंदरगाह बने, और बन जाएंगे, जरूरत की पूर्ति हो जाएगी तो ट्रेड बढ़ जाएगा। ट्रेड की जरूरत है कि करेंसी बने, करेंसी बन जाएंगे तो ट्रेड बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? फिर मैं तुमको वही कहानी याद दिलाता हूं। हिस्ट्री पढ़ने के लिए तुम क्या करते हो कि तुम चले जाते हो मौर्य काल का इतिहास पढ़ने, मौर्योत्तर काल का इतिहास पढ़ने, तुमको ये मालूम है नहीं कि ट्रेड में पढ़ा क्या जाता है। क्या अब कोई इतिहासकार तुमको सबसे पहले किसी भी टॉपिक में हर बार डिटेल में पढ़ाएगा कि ट्रेड में क्या पढ़ा जाता है? तुमको समझ में आता नहीं, इतिहासकार पढ़ाता नहीं। इतिहासकार क्या पढ़ाता है कि ट्रेड कहां से हो रहा था, ट्रेड की सामग्रियां क्या क्या थी, तुमको समझ में आता नहीं। ओवरऑल तुम्हारे दिमाग में ट्रेड का एक इमेज होना चाहिए। अब चल के देखो कि तुमने यदि ये देख लिया कि यातायात के साधन वगैरह विकसित हो गए तो व्यापार की अनुकूलता बन गई, तो व्यापार की अनुकूलता के लिए फिर हम देखते हैं कि समाज भी ऐसा हो जो व्यापार को अनुकूलता प्रदान करता हो। समाज की अनुकूलता क्या हो सकती है? समाज की क्या अनुकूलता हो सकती है? यदि व्यापारियों कोई वर्ग हो, कोई गिल्ड सिस्टम हो, किसी खास प्रकार के व्यवसाय करने वालों का एक समूह हो, वो समूह उस तरह के व्यापार को बढ़ावा देता हो, उस व्यापार में आप यदि लगे हुए हैं तो आपको वो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दे, वो आपको बैंक के माध्यम से या बैंक की तरह लोन दे, कई प्रकार का सपोर्ट गिल्ड
उपलब्ध कराता है। अभी गिल्ड के बारे में विस्तार में पढ़ने जाएंगे तो फिर किसी और दिशा में चले जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि यदि समाज में इस तरह के व्यापार के लिए, उद्योग के लिए अनुकूलता हो तो व्यापार और फलेगा कि नहीं और फूलेगा कि नहीं। और सोसाइटी में यदि उस प्रकार के व्यापार की स्वीकृति ही नहीं हो, फिर भी तुम कर रहे हो, तो कंस्ट्रेन रहेगा कि नहीं, व्यवधान रहेगा कि नहीं, गति बाधित होगी कि नहीं, हो जाएगी। फिर तुम देखोगे कि उसी समाज की अनुकूलता के तहत एक बात आ जाती है, समृद्धि का होना। समृद्धि का होना, यदि समृद्धि नहीं होगी तो व्यापार फलेगा फूलेगा क्या? बोलो, व्यापार फलेगा नहीं, फूलेगा नहीं। अब तुम गौर करके देखोगे तो तुमको यह पता चलेगा कि तुम्हें क्या लगता है कि यूपी में जो पिछड़े हुए इलाके हैं, बिहार में जो पिछड़े हुए इलाके हैं, उड़ीसा में जो पिछड़े हुए इलाके हैं, वहां पर मर्सिडीज कंपनी खुलेगी? क्या खुलेगी? उसको लगता है कि खोल देंगे, आदमी आके देखेगा मेला के तेला, चलो मेला देखने जाते हैं, आके मर्सिडीज कंपनी में आएगा, कंपनी की चाय पिएगा, पानी पिएगा, कार के साथ फोटो खिंचवाएगा, सेल्फी विथ मर्सिडीज। नहीं, आने तो देंगे, कस्टमर को कौन रोकता है। सेल्फी विथ मर्सिडीज करके व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे चमकाएगा, वो अपना डीपी बनाएगा, लेकिन खरीदेगा नहीं। परचेजिंग कैपेसिटी का होना जरूरी है ना। मैं तुमको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो उसी समय की कहानी है कि यूरोप के देश आपस में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे, उसका नाम है यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी जब बना रहे थे तो उसके पीछे का उद्देश्य यह था कि हम सब देश मिलकर एक दूसरे के साथ में कई सारे मामले में फ्री ट्रेड करेंगे। फ्री ट्रेड करेंगे तो हमको भी बाजार मिल जाएगा, आपको भी बाजार मिल जाएगा, आपकी भी उन्नति होगी, हमारी भी उन्नति होगी। तो उसमें यूरोप के कई सारे देश शामिल हो गए, जैसे कि वेस्टर्न जर्मनी, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जेमबर्ग, नीदरलैंड, ये सब कंट्री शामिल हो गए। न्योता दिया गया इंग्लैंड को भी कि आप भी शामिल हो जाइए। इंग्लैंड ने कहा कि हम तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का मेंबर नहीं बनेंगे भाई। तो क्यों? बोला हमारे पास में बाजार की कमी नहीं है। बाजार की कमी नहीं है तो क्यों नहीं कमी है, उसके अनेक उदाहरण उसने दिया कि हमारे पास में बाजार यहां भी है, वहां भी है। उनमें से एक बहुत बड़ा बाजार इंग्लैंड को लगता था कि कॉमनवेल्थ कंट्री से मिल जाएगा। कॉमनवेल्थ कंट्रीज उन कंट्रीज का समूह है जहां कभी अंग्रेजों का शासन रहा था, और अब यदि अंग्रेजों का शासन वहां नहीं भी है तो भी वो एक ग्रुप के रूप में मौजूद है। उसका एक मेंबर इंडिया भी था। तो इंग्लैंड को लगता था कि हम कॉमनवेल्थ कंट्री में जाकर अपना माल बेच लेंगे। करीब 10 साल जब बीत गया तब इंग्लैंड को यह बात समझ में आई कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज में कॉमन मैन रहते हैं, वहां पर महंगी चीजें नहीं बिकती। उस कंट्री के अंदर यदि परचेजिंग कैपेसिटी ही कम है, तो कम परचेजिंग कैपेसिटी है तो तुम्हारे महंगे मूल्य वाले प्रोडक्ट बिकेंगे ही नहीं। ऐसा थोड़ा ना कि आबादी बहुत है तो सब बिक जाएगा। बहुत आबादी है, आबादी गांव में ज्यादा है कि शहर में? शहर में है, गांव में ज्यादा आबादी है। आबादी गांव में ज्यादा है, जब गांव में ज्यादा आबादी तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाके गुची कंपनी अपना आउटलेट क्यों नहीं खोलती? जारा कंपनी वाले लोग अपना आउटलेट क्यों नहीं खोलते? क्योंकि ये महंगे प्रोडक्ट्स हैं और गांव के लोगों की उतनी खरीद की क्षमता नहीं है, तो उनके माल बिकेंगे नहीं। तो समाज की अनुकूलता का होना जरूरी है। बात समझ में आई? इसके बाद फिर देखोगे कि संस्कृति की अनुकूलता, संस्कृति की अनुकूलता। समाज और संस्कृति कई दफा एक दूसरे के साथ क्लोजली कनेक्टेड रहते हैं, तो संस्कृति के पॉइंट और समाज के पॉइंट कॉमन भी हो जाते हैं। यदि धर्म अनुकूल नहीं हो व्यापार के
तो क्या व्यापार फलेगा फूलेगा? यदि तुम्हारा धर्म ये कहता हो कि ब्याज पे पैसा लेना देना पाप है, तो क्या बैंकिंग सिस्टम डेवलप हो पाएगा? बैंकिंग सिस्टम के विकास के रास्ते में बाधा होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। बिना ब्याज के ऋण का लेन देन हो पाएगा? कभी कभी जान पहचान वाले लोगों को तुम दे दोगे। हम बैंक जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमको तो 1 करोड़ रुपया चाहिए, और बैंक वाला हमसे कुछ कागज मांगता है, कागज मेरा ठीक रहा तो हमको 1 करोड़ रुपया दे देता है। बैंक वाला मेरा कौन है? कोई रिश्तेदार तो है नहीं, फिर भी 1 करोड़ रुपया दे देता है, और उस 1 करोड़ रुपये के बदौलत हम कुछ भी कर लेते हैं। हमको 1 करोड़ का औकात है तो 1 करोड़ दे देता है, किसी का 1000 करोड़ का औकात है तो 1000 करोड़ दे देता है, बिना कोई नातेदारी के, रिश्तेदारी के। क्योंकि वो भी धंधा कर रहा है, हम भी धंधा कर रहे हैं। वो हमसे पैसा कमाएगा, हम उस पैसे से कुछ और पैसा कमाएंगे। तो वो हमसे पैसा कैसे कमाएगा? ब्याज से। तो ब्याज तो जरूरी चीज है ना। और धर्म यदि कहा जाए कि ब्याज पर पैसा लेना देना पाप है, तो धर्म यहां पर व्यापार के लिए प्रतिकूल हो गया। जैसे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान चल के देखो, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान चल के देखो, तो प्राचीन भारत के दौरान धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ मिलेगा कि कुशीदीन वृत्ति पाप है। कुशीदीन माने ब्याज पर ऋण का लेना देना, या बैकनाट पद्धति, ब्याज पर ऋण का लेना देना पाप है। तो ब्याज पर ऋण का लेना देना यदि पाप है, सोसाइटी में कुछ न कुछ तो लोग हतोत्साहित होंगे ना। जैसे मान लो कि एक समय में ये मान्यता थी धर्म में कि जो समुद्र पार जाता है धर्म भ्रष्ट हो जाता है। समुद्र पार जाने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तुम समुद्र पार गए, पैसा कमा कर लाए, उसके बाद तुम एक ऊंचा मकान बना लिए, मकान बना के तुम उस मकान का गृह प्रवेश करने के लिए पंडित को बुलाने गए, पंडित बोला नहीं जाएंगे तुम्हारे घर। क्यों? तुम समुद्र पार से आए हो, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो चुका है, तुम अब हिंदू हो ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में तुम्हारी प्रतिष्ठा समाज में गिर जाती है, स्वीकृति समाज में गिर जाती है, तो तुम उस रास्ते जाओगे ही नहीं जिस रास्ते स्वीकृति गिर जाती है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसको सोसाइटी में रहने वाले लोग सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो काम सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, अन्यथा उसको काम करने में दिक्कत नहीं है। शहरों में रहने वाले किसी पंडित को बोलो कि तुम चमड़े की दुकान खोल लो, बहुत सारे तरीके से खोल लेगा। गांव में पंडित को चमड़े की दुकान खोलने के लिए कहोगे, बोलो ना हम नहीं खोलेंगे। आज के गांव में खोल भी लेगा। आज से करीब 50 साल पहले पंडित को जाकर बोलते तुम चमड़े की दुकान खोल लो, बोलो ना भाई, गांव का आदमी निकाल देगा, रिश्ते नाते से लोग संबंध तोड़ लेंगे, बेटे बेटी की शादियां नहीं होंगी। सोसाइटी के अंदर धर्म एक फोर्स की तरह काम कर रहा होता है। पंडित होकर दुकान चलाता है, सोसाइटी में एक फोर्स है। वो धर्म की अनुकूलता और प्रतिकूलता की बड़ी भूमिका होती है। समझ गए आप लोग? इसी तरीके से कला की भूमिका होती है, इसी तरीके से मूर्ति की, चित्र की, सबकी भूमिका होती है। तुम उदाहरण लेके देखो, ये है रोम, ये है इंडिया, ये है चीन। चीन में रेशम की उपज होती थी और रोम में रेशम की मांग बहुत ज्यादा थी। और भारत एक ऐसा देश है जो कुछ कुछ रोम से रेशम आयात करता था और रोम, सॉरी माफ करिए, चीन से रेशम आयात करता था, रोम को बेच देता था। चीन से मंगाया और रोम को बेचा, मध्यवर्ती की भूमिका निभाया, लाभ कमाया। लेकिन एक और बात होती थी, कई दफा चीन वाले भारत होते हुए रोम जाते थे अपना माल बेचने। कई बार चीन वाले भारत आते थे अपना माल बेचने, रोम तक नहीं जाते थे, भारत में आकर माल बेच देते थे। समझ गए इस बात को? और जब वो इंडिया आए तो एक जबरदस्त किस्म का ट्रेड शुरू हो गया। कैसा? इंडिया के बहुत सारे इलाके में बुद्धिज्म था और चीन में भी बुद्धिज्म फैल चुका था। चीन वाले व्यापारी इंडिया आते थे, उन केंद्रों पे जहां बौद्ध धर्म खूब फलता फूलता रहा है, वहां से बौद्ध धर्म से संबंधित कई तरह की सामग्रियां खरीद के वो चीन जाते थे। आए थे रेशम बेचने और जाते हुए कई सारी सामग्रियां खरीद गए। सब्सिडरी ट्रेड है,
है कि नहीं? सब्सिडरी ट्रेड हो गया, क्योंकि उनके देश में भी बुद्धिज्म है और यहां भी बुद्धिज्म है। तो इस प्रकार से देखो तो आपको पता चलेगा कि धर्म अपने आप में कई प्रकार से व्यापार को बढ़ावा देता है। और जैसे जैसे तुम सामग्रियां खरीदने लगे, तुम खरीदोगे, हमको लाभ होगा, तो हमको लाभ होगा तो हम और बनाएंगे, तो उससे संबंधित एक नया ही उद्योग डेवलप हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो देखो तो धर्म की अनुकूलता की भूमिका होती है। कई दफा तुमको एक उल्टी बात नजर आने को है कि धर्म की अनुकूलता नहीं है तो व्यापार बाधित होगा, और यदि फिर भी सरकार चाहती है कि व्यापार बढ़े तो धार्मिक स्तर पर सहिष्णुता की नीति अपनाना पड़ता है। यदि नहीं अपनाओगे तो व्यापार का नुकसान हो जाएगा। जैसे कि तुम उदाहरण के रूप में लेकर देखो, यह है मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, इन देशों में मध्यकाल में इस्लाम की ऊर्जा बहुत प्रचंड थी। तो इस्लाम को मानना अलग बात है और इस्लाम के प्रति बहुत ज्यादा उत्साही होना, बहुत ज्यादा ऊर्जावान होना, कि जो इस्लाम को नहीं मानते वो काफिर हैं और हम दुनिया में इस्लाम फैला देंगे, इसकी ऊर्जा, इसका उत्साह बहुत ज्यादा था। भारत में भी आते हैं दिल्ली के सुल्तान शासन करने के लिए, तो शुरुआती दौर में उनके अंदर यही ऊर्जा है कि हम सबको मुसलमान बना देंगे। सुल्तानों में तो ये ऊर्जा कम है, लेकिन जो मुसलमानों के पंडित लोग हैं, जो उनके मौलवी लोग हैं, जो उनके आलिम समाज के लोग हैं, उलेमा कहते हैं उसको, उन लोगों में ये खूब उत्साह था कि बदल डालो सबका धर्म। उसी समय इंडिया के गैर मुस्लिम भी इस इलाके में जाकर व्यापार कर रहे थे। उन व्यापारियों को गैर मुस्लिम कह के प्रताड़ित किया गया होता तो क्या वो व्यापारी जाते उस इलाके में व्यापार करने? और नहीं जाते तो व्यापार हतोत्साहित होता कि नहीं होता? यदि हतोत्साहित होता तो उनकी अर्थव्यवस्था की हानि होती। इसलिए राज्य कोशिश करता था कि कट्टरपंथियों को इस व्यापार को बाधित न करने दिया जाए, और इसके कारण व्यापार फल फूल रहा था। राज्य कोशिश करता था कि हिंदुस्तान से आए हुए उन लोगों को रहने में, खाने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि वो सामान्य तब मुसलमान का छुआ खाते ही नहीं है। अब व्यापार कर रहे हैं मुसलमानों के देश से, तो फिर उनके लिए कुछ अलग इंतजाम करो। उस समय उनका धार्मिक उत्साह खत्म। कैसा चाहिए? बिना समृद्धि के संस्कृति भी नहीं चलेगी। समझ गए आप? तुम खोजना अपने गांव में, क्या तुमको पंडित जी वैसे मिलेंगे जो कि किसी किसी जाति जिसको वो ठीक नहीं मानते हैं, अछूत मानते हैं, उस जाति के आदमी का दिया हुआ पानी पिएंगे? वो अभी भी बहुत सारे पंडित नहीं पिएंगे, बहुत लोग पी लेंगे। समय बदल रहा है। 100 में से पहले यदि 95 नहीं पीते थे तो अब कम से कम हो सकता है 20 ना पिए, 70-80 तक पी लेते हैं। शहरों वाले तो पी लेते हैं, पहले तो बिल्कुल नहीं पीते थे। जिसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, यदि वही आपको आके सोने का असरफी दे तो सोना कहां अछूत होता है? उसको तो रख के तुरंत एकदम बटुआ हम संभाल के रखेंगे, उसका तो गर्दन लॉकेट बना के पहनेंगे। पैसे की भूमिका होती है। तो अब देखने लायक बात यह है कि यदि तुम इसी समय भारत का एक दूसरा उदाहरण लेके देखो, एक राजवंश हुआ है राष्ट्रकूट, नाम जानते हो? राष्ट्रकूट नाम का एक राजवंश हुआ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जिस समय राष्ट्रकूट राजवंश हुआ है, उस समय उत्तर भारत में राजस्थान, गुजरात के इलाके में राजवंश हुआ करता था प्रतिहार, प्रतिहार राजवंश। और उसी समय भारत में अरब लोगों का हमला हुआ था।
अरब लोगों का हमला हुआ था। 712 ईस्वी में भारत में अरबों का हमला हुआ था। उससे अगले 50 वर्ष तक भी हमला होता ही रहा है। और इन हमलों के दौरान बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, जान माल की क्षति हुई। तो भारत के लोगों के मन में मुसलमानों के प्रति अपनापन इससे बढ़ा होगा कि घटा होगा? शुरुआती दौर में मुसलमान भारत आए थे व्यापारी के रूप में, और बाद में आए हमलावर के रूप में। जब व्यापारिक रूप में आए तो उनका स्वागत हुआ, जब हमलावर के रूप में आए तो उनसे नफरत हो गई। जब उनसे नफरत हुई तो देखोगे कि प्रतिहार वगैरह के इलाके में मुसलमानों के खिलाफ किसने क्या कार्रवाई किया के आधार पर उसकी प्रतिष्ठा घटती बढ़ती थी। क्लियर है? लेकिन राष्ट्रकूट समुद्र के किनारे बसा हुआ एक साम्राज्य है। इंटरनेशनल ट्रेड इसकी इकोनॉमी का एक आधार है, और इंटरनेशनल ट्रेड यदि ये करेगा, इंटरनेशनल ट्रेड यदि ये करेगा तो उसके व्यापार का एक दायरा इधर की ओर जाता है, इस्लामिक देशों की ओर जाता है। इस्लामिक देशों के साथ में तुम ट्रेड करोगे और अपने देश से अंदर आने वाले मुसलमान व्यापारियों के साथ में तुम दुर्व्यवहार करोगे, ये हो सकता है? इस्लामिक देशों के साथ ट्रेड करोगे और अपने देश में आने वाले मुसलमान व्यापारियों के साथ दुर्व्यवहार करोगे, ऐसा करना अफोर्ड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो ये अपने देश में मुसलमान व्यापारियों का स्वागत करते थे, और इसीलिए उस दौर में एक अकेला क्षेत्र भारत में ऐसा था, महाराष्ट्र का, जहां पर कि मस्जिद वगैरह का प्रमाण मिलेगा। और उस क्षेत्र में जो लोग अरब यात्री वगैरह आए थे उस समय, वो लोग किताब लिखे हैं भारत के बारे में अपने अनुभव पर आधारित। उन्होंने कहा कि वह अकेला ऐसा देश है जहां मुसलमानों का स्वागत होता है। क्यों? व्हाट इज द रीजन? ट्रेड। ट्रेड इज द रीजन। बात समझ में आई? तो क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि किस प्रकार से राज्य अनुकूल भूमिकाएं निभा देता है? राज्य यदि कहता है कि ठीक है आप आइए बसिए, आप अपने लिए घर बना लीजिए, आप अपनी दुकान खोल लीजिए, आपको अपने पूजा स्थल बनाने की अनुमति देता हूं, कोई यदि आपको नुकसान पहुंचाएगा तो मैं आपकी सुरक्षा करूंगा, तो इससे ट्रेड बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? राज्य की अनुकूलता समझ में आ रही है आप लोग को? बोलो। और राज्य की इसी अनुकूलता के तहत फिर देखोगे कि राज्य यदि ज्यादा अनुकूल हो जाएगा तो वही सड़कें बेहतर बना देगा कि नहीं? राज्य अनुकूल हो जाएगा तो बहुत सारा काम कर देगा ना। सड़क चाहिए यातायात के लिए, सड़क जितना चाहिए उतनी गति से सड़क का निर्माण हो, इसके लिए राज्य का अनुकूल होना जरूरी है कि नहीं? फिर तुम देखोगे कि राज्य यदि अनुकूल रहेगा तो टैक्सेशन पॉलिसी को अनुकूल कर देगा, व्यापार करने वाले को अनुकूल टैक्सेशन पद्धति का लाभ मिलेगा। टैक्सेशन की पॉलिसी अनुकूल हो तो व्यापार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो बच्चों। राज्य यदि अनुकूल रहेगा तो वह बेहतर मौद्रिक पद्धति ला देगा कि नहीं? राज्य यदि अनुकूल नहीं तो मौद्रिक पद्धति नहीं रहेगी बेहतर। राज्य की अनुकूलता से कई चीजों का नाता है, वो चाहे सिक्योरिटी का नाता हो, चाहे वो बसने की अनुमति का नाता हो, पूजा स्थल को खोलने की अनुमति का नाता हो, चाहे वह ट्रांसपोर्टेशन के विकसित होने का मामला हो, चाहे वो टैक्सेशन की पद्धति की अनुकूलता का मामला हो, चाहे वो मौद्रिक पद्धति की अनुकूलता का मामला हो। राज्य रहेगा अनुकूल तो वह लोन भी दे देगा, तो ऋण व्यवस्था की भी अनुकूलता हो जाएगी। आपको व्यापार करना है, राज्य व्यापार करने के लिए जितनी संभावनाएं अनुकूल खोल सकता है खोल के दे देगा आपको। अनुकूल संभावनाएं खोल के दे देगा तो बताइए आपके व्यापार में वृद्धि हो जाएगी कि नहीं? बोलो बच्चों। अब यदि कल को क्वेश्चन पूछे जाए कि कोई एक राजवंश का इतिहास का उदाहरण लिया जाए, कहा कि उस काल में व्यापार में राज्य की भूमिका पर प्रकाश डाले, राज्य की भूमिका पर प्रकाश डाले पर क्वेश्चन आया तुमको ये पता ही नहीं कि राज्य क्या भूमिका निभा सकता है। राज्य व्यापारी को बुला के उसका पांव थोड़ी दबाएगा,
राज्य क्या भूमिका निभा सकता है, यदि तुमको इसकी समझ है और उसके बाद में तुम उस काल के टॉपिक को पढ़ने जाओगे, तुमको लगेगा अच्छा देखो राज्य ने यहाँ बैंक के रूप में काम किया, राज्य ने यहाँ मौद्रिक अर्थव्यवस्था को चलाने के रूप में काम किया, राज्य ने यहाँ पर टैक्सेशन पद्धति को अनुकूल कर दिया, राज्य ने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पद्धति को अनुकूल कर दिया, राज्य ने यहाँ पर व्यापार में और क्या योगदान किया, उसे सिक्योरिटी दे दिया, और क्या काम किया। राज्य भी कई बार खरीदार होता है कि नहीं, बोलो, खरीदार होता है। लो, आपने पढ़ा विजयनगर का राजा क्या किया, पुर्तगालियों को बोला कि गोवा पर कब्जा कर लो। क्यों, घोड़े चाहिए थे ना। घोड़ा का खरीदार कौन था, राज्य स्वयं। स्टेट इज अ परचेजर ऑल्सो ना। आज के डेट में भी तुम्हारे यहां की सरकारें बहुत सारी सामग्रियां खरीदती हैं कि नहीं, उनकी जरूरत होती है। राज्य अपने आप में खरीदार भी होता है और राज्य अपने आप में विक्रेता भी होता है। राज्य अपने आप में विक्रेता भी होता है। तुम्हारे देश में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है कि नहीं, सार्वजनिक क्षेत्रक है ना, वो कई सारी वस्तुएं बनाता है कि नहीं, बनाता तो तुम बेचते हो कि नहीं। मौर्य काल में भी बहुत सारी सामग्रियों के ऊपर राज्य का नियंत्रण था। राज्य उनका उपयोग करके उत्पादन किया करता था और उत्पादन की गई सामग्रियों को बेचता भी था। तो राज्य खरीदार भी होता है, राज्य विक्रेता भी होता है। तो राज्य की अनुकूलता से व्यापार का नाता होगा कि नहीं, बोलो बच्चों। अब बताओ, क्या तुमको ये बात समझ में आई कि व्यापार को पढ़ते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया है, बोलो। लेकिन ये पढ़ना जरूरी होता है कि नहीं। इसको पढ़े बिना हिस्ट्री पढ़ोगे समझ में आएगा क्या, और इसको पढ़ लोगे तो समझ में भी आएगा। तब इतिहास बोरिंग होगा क्या। इतिहास में सबसे ज्यादा कठिन चीज क्या, बोलो, याद करना। क्यों, क्योंकि फैक्ट्स हैं। इतिहास में तथ्य कठिन होते हैं। ये गलतफहमी है या कि ये सच्चाई है, ये सच्चाई है तब तक जब तक कि तुम इस पैटर्न पे नहीं पढ़ते हो। ये गलतफहमी है कि तुम इस पैटर्न को पकड़ लो तो। यदि तुमको इतिहास पढ़ने आ जाएगा तो इतिहास रोचक सब्जेक्ट है। मैं जितनी बातें बताया हूं यदि उसे एकदम संक्षेप में रिवाइज कर दूं तो शायद आपके दिमाग में एक फ्रेम बनेगा। क्लियर है। मैंने क्या मुद्दा उठाया था कि हिस्ट्री एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि क्या है, एक डिसिप्लिन ऑफ स्टडीज है। इतिहास एक विषय नहीं है बल्कि अध्ययन की एक विधा है, जिसके अंतर्गत हम किसी एक देश के अंदर एक काल के अंदर जाकर वहां के लोगों की जीवन दशा को पढ़ते हैं, उनकी दिशा को पढ़ते हैं। जीवन दशा के अंतर्गत हम उनके इकोनॉमी को, सोसाइटी को, कल्चर को, पॉलिटी को, गवर्नेंस को पढ़ते हैं। मान लो कि हमने उनके इकोनॉमी के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो हमको यह पढ़ना पड़ेगा कि इकोनॉमी में क्या पढ़ना होता है। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। फिर मान लो कि हम यदि ट्रेड को पढ़ना चाहते हैं तो ट्रेड के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना होता है कि सबसे पहला पॉइंट, व्यापार का मतलब होता है लेन और देन, जिसमें खरीद और बिक्री की बात होती है। तब यदि हम व्यापार के बारे में पढ़ना चाहें तो किन बातों का ख्याल करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, व्यापार का दायरा। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में, गांव का शहर के साथ में, एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र के साथ में, एक देश का दूसरे देश के साथ में। प्राचीन काल और मध्यकाल का इतिहास पढ़ोगे तो ज्यादा फोकस मिलेगा तुमको इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर। अब यदि तुमने पढ़ लिया
व्यापार का दायरा, तो दायरा को पढ़ने के बाद तुमको यह समझना पड़ेगा कि व्यापार जब हो रहा था तो व्यापार के अंदर लेन देन की वस्तुएं क्या थी, लेन देन की वस्तुओं को माने क्या भेजते थे, क्या मंगाते थे, को हम आयात निर्यात के शब्दकोश के माध्यम से समझते हैं। तो आयात क्या है, निर्यात क्या है। आयात निर्यात को जब पढ़ोगे तो तुमको यह समझना पड़ेगा कि नंबर 1 आयात निर्यात की सामग्रियां क्या है, नंबर 2 आयात निर्यात का वॉल्यूम क्या है, और नंबर 3 आयात निर्यात के अंतर्गत बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके पक्ष में है। सामग्रियों के बारे में जानकारी तुमको मिल जाएगी। आयात निर्यात का वॉल्यूम क्या है, मतलब कितने मात्रा में आयात निर्यात की सामग्रियां आती जाती थी, तो वॉल्यूम के बारे में लिखने के लिए कोई फैक्ट हमें नहीं मिलता है। आज के डेट में तो आंकड़े मौजूद होते हैं, लेकिन उस समय में इतने आंकड़े नहीं है, तो हम बस इतना ही कह सकते कि व्यवहार में वृद्धि हो रही थी। मौर्योत्तर काल में लिख रहे हैं तो कहेंगे मौर्य काल से ज्यादा। समझ गए आप लोग। गुप्त काल में लिखेंगे तो कह सकते हैं मौर्योत्तर काल से ज्यादा। तो कमी या वृद्धि की बात हम कह सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। अब एक बात समझ में आई कि इतिहासकार को यह क्यों बात पसंद आती है कि मौर्य काल से ज्यादा, क्योंकि वॉल्यूम मालूम नहीं है तो कम से कम दिशा तो मालूम चले कि पहले से ज्यादा हो गया। अतः बैलेंस ऑफ ट्रेड। फिर आप देखोगे कि जब बैलेंस ऑफ ट्रेड आपने दिखा दिया किसके फेवर में है, तब अगला मुद्दा है कि हमने यदि यह स्पष्ट कर दिया कि व्यापार फल फूल रहा था, तो प्रश्न उठता है कि कैसे, किसके बदौलत फला फूला। तो व्यापार की वृद्धि का कारण खोजेंगे, और जब हम व्यापार की वृद्धि का कारण खोजने लगेंगे तो यह बात समझ में आएगी कि भाई व्यापार इसलिए फला फूला क्योंकि कई तरह की अनुकूलताएं थी। वो अनुकूलताएं क्या होंगी, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्थिक कारक जो अनुकूल हों, फिर देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक कारक जो अनुकूल हों, फिर देखेंगे जो राजनीतिक कारक की अनुकूलता होगी। समझ गए। आर्थिक कारकों की अनुकूलता में हमने क्या देखा कि भाई एग्रीकल्चर यदि फले फूलेगा, उद्योग फलेगा फूलेगा, देश के अंदर समृद्धि आ जाएगी, तो स्वाभाविक रूप से आयात निर्यात में वृद्धि हो जाएगी, है कि नहीं। चलो समृद्धि आ गई, एग्रीकल्चर का विकास हुआ, इंडस्ट्री का विकास हुआ, इतना काफी नहीं है। इसके बाद तब अगली जरूरत होती है कि हम कहीं जाना चाहते हैं व्यापार करने के लिए, कोई हमारे यहां आना चाहता है व्यापार करने के लिए, तो आने जाने के लिए यातायात के साधन का होना जरूरी है ना। यातायात के साधन कैसे थे जिसके बदौलत व्यापार हुआ। अब तुम व्यापार करने के लिए हमारे देश में पहुंच गए, तुम्हारे पास एक माल है, तुम बेचना चाहते हो, हमारे पास पैसा है, खरीदना चाहते हैं, लेकिन विनिमय का साधन नहीं होगा तो खरीद बिक्री कैसे होगी। तो देखेंगे विनिमय के साधन मैंने मौद्रिक व्यवस्था की उन्नति ने कैसे इसमें कंट्रीब्यूट किया। समझ रहे हैं। मौद्रिक अर्थव्यवस्था के बाद हम क्या देखेंगे कि तुमने खरीद लिया, हमने बेच लिया, अब हम अपने घर। आर्थिक कारकों की समझ तो हो गई। तब हम देखें कि सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक कौन से हैं। समाज में व्यापारियों का एक वर्ग हो, गिल्ड सिस्टम जैसा कोई सिस्टम हो, तो सामाजिक अनुकूलता हो जाएगी कि नहीं। यदि धर्म उसमें सहायक की भूमिका निभा रहा हो या धर्म विरोध की भूमिका निभा रहा हो, तो अनुकूलता और प्रतिकूलता की स्थिति पैदा हो जाएगी कि नहीं। यदि धर्म कहे कि ब्याज पर पैसा लेना देना पाप है, तो प्रतिकूलता। और धर्म यदि कह दे कि चलो ब्याज पे पैसा लेने देने में कोई बुराई नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि मजबूर की मजबूरी का लाभ ना उठाना, तो अनुकूलता। धर्म यदि कहे कि समृद्धि स्वर्ग के रास्ते की बाधा है। क्रिश्चियन कहा करते थे कि पर्टिकुलरली कैथोलिक क्रिश्चियन कहा करते थे कि
सुई के नोक से एक ऊंट तो फिर भी पास हो सकता है, लेकिन एक धनी व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सुई के नोक से ऊंट निकल सकता है क्या? जहां पर तुम धागा डालते हो उसमें छेद बहुत छोटा होता है ना, उससे ऊंट निकल सकता है क्या? नहीं, एक इम्पॉसिबल कॉन्सेप्ट है। उन्होंने क्या कहा कि सुई के उस नोक से ऊंट तो फिर भी निकल सकता है, लेकिन धनी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। मतलब कुल मिला के बात यह कि धनी व्यक्ति का स्वर्ग जाना असंभव है। और स्वर्ग जाना प्रत्येक जीवन का उद्देश्य है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मरने के बाद स्वर्ग जाए। तो इसका मतलब हुआ कि ईसाई धर्म तुमको कह रहा है कि धन कमाने के पीछे मत भागो, नहीं तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, मरोगे पक्का, मरने बाद नरक मिल जाएगा। स्वर्ग जाना चाहते हो धन न कमाओ, तो बताओ व्यापार हतोत्साहित हो जाएगा कि नहीं? और उसी में यदि प्रोटेस्टेंट धर्म आ गया, प्रोटेस्टेंट धर्म ने क्या कहा कि धन कमाने का स्वर्ग से कोई विरोध का नाता नहीं है, तुम धन कमा के भी स्वर्ग जा सकते हो, बस बुरे तरीके से मत कमाना, किसी को ठग के मत कमाना, किसी को धोखा देके मत कमाना, मजबूरियों का लाभ मत उठाना। और एक और बात करना कि पैसे आ जाए तो पैसे का उपभोग सिर्फ खुद मत करना, उस पैसे का दूसरों के हित में उपयोग भी करना, तो स्वर्ग के रास्ते और प्रशस्त हो जाएंगे। तो बताओ प्रोटेस्टेंट धर्म व्यापार के अनुकूल हो गया कि नहीं? यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, प्रोटेस्टेंट नैतिकता किस प्रकार से पूंजीवाद के लिए अनुकूल सिद्ध हुई? प्रोटेस्टेंट एथिक्स इज फेवरेबल टू कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म जो व्यापार से जुड़ा हुआ है, वो कैसे गतिमान हो गया प्रोटेस्टेंट धर्म के नैतिक सिद्धांत के रास्ते। तो तुम देखो एथिक्स भी पढ़ रहे हो इस रास्ते, और तुम जो कैपिटलिज्म की विचारधारा वो भी पढ़ रहे हो, और वही इतिहास में आएगा। तो यहां तुमको बात समझ में आई कि धर्म कैसे अनुकूल हो सकता है, धर्म कैसे प्रतिकूल हो सकता है। तुम व्यापारी हो तो तुम क्या करोगे? तुम किस धर्म को अपनाओगे, प्रोटेस्टेंट को कि कैथोलिक को? प्रोटेस्टेंट को। अब एक बात बताना कि यूरोप का उत्तरी हिस्सा ज्यादा डेवलप है कि दक्षिणी? बोलो। यूरोप का उत्तरी हिस्सा ज्यादा डेवलप है, दक्षिणी कम है। दक्षिणी यूरोप में कैथोलिक धर्म है, उत्तरी यूरोप में प्रोटेस्टेंट। बात समझ में आई भूमिका धर्म की? बोलो बच्चों, अमेरिका का उत्तरी हिस्सा ज्यादा डेवलप है कि दक्षिणी? उत्तरी। उत्तरी अमेरिका में प्रोटेस्टेंट धर्म है, दक्षिणी अमेरिका में कैथोलिक। धर्म की भूमिका समझ में आ रही है कि कैसे वह अनुकूलता या प्रतिकूलता की भूमिका में आ जाता है। फिर मैंने आपको यह बताया कि कई दफा धर्म और संस्कृति आदि व्यापार में सहायक भूमिका भी निभाने लगते हैं, कि जैसे कि चीन वाले यदि रेशम बेचने भारत आएंगे या रेशम बेचने के लिए रोम तक जाएंगे, रास्ते में भारत आएगा, तो भारत का बुद्धिज्म चीन का बुद्धिज्म दोनों मिल जाता है, तो चीन वाले लोगों के लिए भारत के बुद्धिस्ट केंद्रों की सामग्रियों की खरीद की एक प्रेरणा बन जाती है, और यहां से नए प्रकार के व्यापार शुरू हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोग को? फिर हमने बताया कि यदि धर्म और संस्कृति की अनुकूलता के बाद देखें तो राज्य की अनुकूलता चाहिए। राज्य कई प्रकार की अनुकूलताएं देता है, जैसे कि तुम उदाहरण लेके देखो कि राज्य यदि होगा तो सिक्योरिटी मिलेगी। इस्लामिक कंट्रीज में गैर इस्लामिक व्यापारियों की सुरक्षा भी एक चिंता की बात होती है कि नहीं? वैसे ही जिन देशों में मुसलमानों के विरोध में एक भावना हो, उन देशों में मुसलमान व्यापारियों की सुरक्षा भी एक चिंता की बात होगी कि नहीं? उन देशों के बारे में सोचो जहां मुसलमान हमलावर के रूप में गए थे, वहां मुसलमान व्यापारी के रूप में जाने में व्यापारी को भी डर लगेगा, और वहां पर राष्ट्रकूट राजा उनको सिक्योरिटी दे रहा है। व्यापारी व्यापार करने के लिए आएगा, धर्म छोड़ के आएगा क्या? लंबे समय तक व्यापार के लिए उसको यदि हिंदुस्तान में रहना है तो मस्जिद भी चाहिए, तो राजा कहता है मस्जिद बना लो। इसके बाद फिर और क्या अनुकूलताएं दे सकता है स्टेट? तो स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर व्यापार के लिए जरूरी है।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार के नाते को तुमने समझ लिया तो तुम ये समझ लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेट के बीच में भी तो नाता होता है। आज के डेट में भी तुम्हारे देश में यदि इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज गति आई है तो उसका एक बड़ा कारण है स्टेट का उसके प्रति प्रोएक्टिव होना। हालांकि आज के डेट में एक फैक्टर ये भी हो गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट बहुत डेवलप हो गया है। प्राचीन काल में ये सब कॉन्सेप्ट नहीं था। यहां तक कि 1990-91 के दौर में जब हमारे देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की दिशा में कदम बढ़ाने की शुरुआत होती है तो इनिशियली प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव को ऐसा लगता था कि प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी खर्च करेगा, इन्वेस्ट करेगा। लेकिन जब उनको लगा कि इसकी गति बहुत धीमी है तो मोहन राकेश कमेटी का गठन किया गया और मोहन राकेश कमेटी ने अपनी अनुशंसा में कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास करने के लिए जरूरी है कि स्टेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। उसके बाद स्टेट का इन्वेस्टमेंट में पेस आ गया और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में गति आने लगी। आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टेट की भूमिका सबसे ज्यादा निर्णायक है। तो बताओ प्राचीन काल में क्या होगा, मध्यकाल में क्या होगा, उस समय तो और ज्यादा निर्णायक होगा। तो व्यापार के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने जोड़ लिया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में राज्य भी जोड़ना पड़ेगा। राज्य का रोल सबसे ज्यादा निर्णायक होता है। तो देखेंगे कि राज्य ने सड़कें बनाई, क्या बनाया, बात समझ में आई? जब तुम मौर्य काल का इतिहास पढ़ोगे तो पता चलेगा कि अशोक ने कैसे सड़कें बनाई, मौर्य राजाओं ने कहां कहां सड़कें बनाई, सड़कों का जाल बिछा दिया। अब ये तो मालूम है कि सड़कों का जाल बिछा दिया एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, साम्राज्य के विस्तार के ख्याल से भी, गवर्नेंस के ख्याल से भी, ट्रेड के ख्याल से भी। तो 2-3 सड़कों का नाम याद रखना मुश्किल होगा क्या? इसके बाद तब तुम देखोगे कि राज्य और क्या अनुकूल भूमिका निभा सकता है। तो राज्य ट्रांसपोर्टेशन के बाद टैक्सेशन की अनुकूलता दे सकता है, राज्य लोन की अनुकूलता दे सकता है, राज्य इन्वेस्टर हो सकता है, राज्य खरीदार हो सकता है, राज्य विक्रेता हो सकता है। अच्छा एक चीज छूट गया, राज्य मॉनिटरी इकोनॉमी देगा, ट्रांसपोर्टेशन, टैक्सेशन, मुद्रा, लोन, इन्वेस्टर, खरीदार, विक्रेता, कितनी प्रकार की अनुकूलताएं हो गई राज्य की। और इस वजह से यदि राज्य के योगदान के ऊपर ही अलग से क्वेश्चन आ जाए तो लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? अब तुमको यह मालूम हो कि टॉपिक नंबर 1 से लेकर टॉपिक नंबर 48 के बीच में कम से कम 12-13 जगह तुमको ट्रेड के ऊपर फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। उन 12-13 जगहों पर तुम ट्रेड पढ़ते हो, लेकिन ट्रेड में पढ़ना क्या चाहिए ये नहीं जानते हो। इसलिए तुम इतिहास जब पढ़ते हो तो तुमको लगता है कि इतिहास से बेवफा, सुबह पढ़ो शाम सफा, शाम पढ़ो सुबह सफा। इस तरीके से तुम पढ़ोगे तो तुमको लगेगा कि इतिहास के अंदर हम जिन तथ्यों से डरते हैं वो तथ्य डरावने नहीं होते हैं, एक स्ट्रक्चर के तहत पढ़ रहे होते हैं। हमें मालूम है कि ट्रेड यदि पढ़ना है तो ट्रेड में आयात निर्यात पढ़ना है, तो हम खोजेंगे कि आयात की सामग्री क्या थी और निर्यात की सामग्री क्या थी। खोज रहे हैं सामग्री, जब तक मिली नहीं तब तक हम बेचैन हैं कि यार ट्रेड में अभी काम के लायक हम पढ़ नहीं पाए हैं, और जैसे सामग्री मिली हम संतुष्ट हो गए, अच्छा आप तो लिख देंगे। तो उन सामग्रियों को हम गले लगाएंगे। और यदि हम जानते नहीं है कि आयात निर्यात लिखना होता है, आयात निर्यात की सामग्री लिखनी होती है, और किताब पढ़ने के लिए चले गए और आयात निर्यात की सामग्रियां मिल गई, तो उन सामग्रियों को देखकर लगता है कि सर मुड़ाते ही उड़े पड़े, लगता है कि वो तथ्य हमें परेशान कर रहे हैं। तथ्य परेशान करेंगे तुमको कि तथ्य तुमको प्रिय लगेंगे, वो इस पर निर्भर करता है कि तुमने पढ़ने का चैनल कौन सा चुना है। जो चैनल मैंने बताया है उन चैनल के मुताबिक पढ़ के देखो, तथ्य परेशान नहीं करेंगे बल्कि तुमको प्रिय लगेंगे। आज की चर्चा यहीं पर रुकेगी। पहले कि मैं चर्चा रोकूं, आप लोगों से पूछता हूं कि इस तरह की चर्चा आपके लिए लाभदायक है कि नहीं। तो इस पैटर्न को 2-3-4 और सेक्शन के ऊपर आजमा के देखूं, जैसे कि गवर्नेंस, जैसे कि आर्ट,
जैसे कि समाज, यदि मैं उनके बारे में थोड़ी गहराई में जाकर समझाऊंगा तो स्वाभाविक रूप से आपको इसके अंदर एक रुचि जगेगी। तब तुमको लगेगा कि इतिहास एक रोचक विषय है, और तब तुमको यह लगेगा कि इतिहास में नंबर लाया कैसे जा सकता है। मैं जो पैटर्न तुमको बता रहा हूं उसमें सिर्फ और सिर्फ इतिहास रोचक नहीं लगेगा, यही वो पैटर्न है जिसके कारण कि इतिहास में नंबर आएगा। इसके बिना नंबर नहीं आता है। और तब तुमको एक बात बताऊंगा कि आज से 22 साल पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया था। 2-3 साल तक तो मैं भी नया था। उसके बाद तो फिर 2022 तक इतिहास ऑप्शनल में अधिकांश बच्चे जो टॉप करते हैं ऑल ओवर इंडिया, हिस्ट्री में जो अधिकांश बच्चे हाईएस्ट मार्क्स लाए हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम मिला के, उनमें से 70% के आसपास बच्चे मेरे यहां से पढ़े। उसका कारण ही यही रहा है कि इतिहास में नंबर आ कैसे सकता है, उसका पैटर्न ही लोगों को मालूम नहीं है। मतलब मैं जब अपने क्लास में पढ़ने वाले लड़कों के नंबर पब्लिश किया तो मेरे साथ पढ़ने वाले लड़के जो कहीं प्रोफेसर हो गए या कुछ और हो गए, वो कमेंट करते हैं कि यार तुम्हारी तो रंगदारी चलती है इतिहास में, कि तुम्हारे क्लास में पढ़ने वाले बच्चे 360-70 नंबर कैसे ले आते हैं। उस समय 600 नंबर का हुआ करता था, 360-70 नंबर कैसे ले आते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। कई सारे कोचिंग वाले हैं, पढ़ाते हैं, नाम है, पुराने हैं, वहां बच्चे जाके पढ़ लेते हैं, बेसिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमसे पढ़ने आते थे। कि पिछले 2 साल पहले मैं चूंकि अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूं तो मेरा अपना रिजल्ट वगैरह अभी पिछले दिनों मैं कोई क्लेम नहीं करता। उसका वजह यही है कि एडमिशन होना ना होना अनअकैडमी की जिम्मेदारी है। फिर इस बार से देखोगे कि मैं एकदम ही नए पैटर्न पे जा रहा हूं। अगले बार से तुमको पता चल जाएगा, रिजल्ट फिर हमारे यहां से आएगा। और जब मैं हिस्ट्री ऑप्शन में वो काम नहीं करता हूं, हिस्ट्री ऑप्शनल का रिजल्ट गिर जाता है। अब से हिस्ट्री ऑप्शनल का रिजल्ट फिर देखना, इसी बार से उठना तुमको नजर आ जाएगा। तो यह ध्यान रखने का है कि इतिहास में 280 से 320 के बीच में नंबर आएगा। इसके लिए तुमको भी हार्दिक और मानसिक असर तैयार रहना है। मैं तो तैयार हूं ही, तुम मनोबल से तैयार रहना कि मुझे 280 और 320 के बीच का नंबर चाहिए। 320 से ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, अब 320 से ऊपर आएगा कि नहीं आएगा वो संजोग की बात होती है। बचकानी बातें मत करना मेरे सामने। 53% नंबर पे जिस एग्जाम में टॉप किया जाता है, तुम उस एग्जाम की तैयारी करते हुए कह रहे हो सर 64% ज्यादा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, 74% ले आना, 400 पार। तो इस तरीके की बातें मत किया करना, समझ गए। आज बस इतना ही।